विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी गुरु सत्ताओं का आवाहन। गायत्री माता माता जी गुरुदेव की साक्षी में हम शुरू करते हैं आज की बात। सभी को प्रणाम। किसी को कोई प्रश्न आया दिमाग में? कल कुछ सोचा आपने जो हमारी चर्चा हुई, घर पे कुछ चर्चा हुई? मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक? हाँ। अच्छा, तो एक क्विक रिकैप करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? देखिए, शुरुआत हमने की अस्तित्व में क्या है, इकाइयां अपने आप में उपयोगी है, पूर्ण है और एक दूसरे के लिए पूरक है, ठीक है? तो हम अगर कहते हैं, अगर हम ये पेन लेते हैं और हम कहते हैं कि इस पेन का इंट्रोडक्शन क्या होगा, ज्योत्सना बताओगे आप पेन का इंट्रोडक्शन क्या होगा? पेन को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे आप? वो लिखने में काम आता क्या है। कहोगे? हाँ, वो लिखने में काम आता है, उसमें साइन होती है। बहुत बहुत शानदार। आप कहोगे ये लिखने के काम आता है, इसीलिए ये पेन है, हाँ। ठीक है? तो हम अगर मानव है तो हम भी किसी काम आएंगे, हाँ। है ना? तो हमारी अपने लिए एक लाइन की, 2 लाइन की इंट्रोडक्शन हमें रेडी करनी है अपने लिए, है ना? कि मैं ज्योत्सना हूँ और मुझे ये सारी चीजें मैं करती हूँ, है ना? मैं अपने परिवार के लिए बहुत उपयोगी हूँ, मैं सभी के स्वास्थ्य का ख्याल रखती हूँ, मुझे भोजन बहुत अच्छा पकाना आता है, मेरे को ये सारी प्रोफेशनल मेरी स्किल्स हैं, मुझे कोडिंग आती है, मुझे जो भी आपको आता हो, फाइनेंशियल एबिलिटीज है या जो भी आपको आता हो, आप वो सारी चीजों की लिस्ट बनाकर अपने लिए एक लाइन या 2 लाइन का आप इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए, ठीक है? हमें पता होना चाहिए हमारी क्या उपयोगिता पूरकता, ठीक है? तो एक इंट्रोडक्शन तो हम बाहर दुनिया में देते हैं, मेरा नाम चांदनी है, मैंने यहाँ तक पढ़ाई की है, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं यहाँ नौकरी करती हूँ, मेरे हस्बैंड का ये नाम है, वो ये काम करते हैं। तो ये संसारिक एक परिचय हम देते हैं जो बढ़िया है अपने आप में, उसमें कुछ ये नहीं है। पर अपने लिए आप अपनी उपयोगिता को ध्यान में रखकर, पूरकता को ध्यान में रखकर एक 2 लाइन का इंट्रोडक्शन हम तैयार करेंगे, ठीक है? उसके बाद हमने देखा हमारी 2 सुपर पावर्स, कौन कौन सी हमारी 2 सुपर पावर्स? पावर ऑफ इमेजिनेशन और फ्रीडम ऑफ चॉइस। फ्रीडम ऑफ चॉइस, है ना? हमारी कर्म स्वतंत्रता और दूसरी हमारी कल्पनाशीलता, है ना? आप अगर ध्यान से देखेंगे, जैसे हमने देखा कि हमारे पास कल्पनाशीलता है और तो इसीलिए हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस है। हम पहले कल्पना में देख सकते हैं कि क्या चीजें हम करेंगे, उसका क्या परिणाम होगा, उसको हम विजुअलाइज करने के बाद फिर हम किसी चीज को करने का निर्णय लेते हैं, है ना? तो क्योंकि हमारे पास कल्पनाशीलता है, इसलिए हमारे को ये कर्म स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हम सोच समझकर अपना फैसला लेते हैं, है ना? अब मजे की बात देखो क्या है ना? मानव होने का सच्चा अर्थ क्या है? सारी फ्रीडम होते हुए भी हम वो करना पसंद करते हैं, ये मैं दुनिया के 90% लोगों की बात कर रही हूँ, 10% शायद होंगे जो इसका दुरुपयोग भी करते होंगे, पर ज्यादातर लोग
वो करना पसंद करते हैं, वो चुनाव करते हैं जो सबके हित में। ठीक है, यही हमारे मानव होने का सबसे शानदार प्रमाण यही है कि हमारे पास कर्म स्वतंत्रता है, और ईश्वर ने हमें बहुत विश्वास के साथ ये स्वतंत्रता दी है, और हम भी उस विश्वास पे खरे उतरते हैं। हम पर जो जिम्मेदारी दी गई है तो हम भी सही चुनाव ही करते हैं, है ना। कुछ ही लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते, परिवार का नहीं रखते, समाज प्रकृति का नहीं सोचते, पर ज्यादातर लोग तो सोचते ही हैं, है ना। जितना सोच समझ सकते उतना तो प्रयास करते ही हैं, है ना। तो ये हो गई हमारी कर्म स्वतंत्रता की बात, और इस पे हमारा बहुत सारा अभी अभ्यास बाकी है। हमें हर छोटे छोटी चीजों को, है ना, घर पे अपने हस्बैंड के साथ, पेरेंट्स, इन लॉज के साथ में डिस्कशन करना है कि जैसे बिल्डिंग में रेत यूज करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं, इसका समाज पे, प्रकृति का पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम कोई और चीज बिल्डिंग में मटेरियल यूज करें तो उसका क्या होगा, है ना। स्टील के बर्तन का क्या प्रभाव है, क्रॉकरी का क्या है ना। हम अनाज, गेहूं खाते हैं तो उसका क्या प्रभाव है, हम कोई बाजरा खाते हैं तो उसका क्या प्रभाव है। आप देखेंगे आपकी अपनी जानकारी बहुत बढ़ जाएगी, है ना। हर चीज को आप खोलिए, एक एक आप जो चुनाव कर रहे हैं ना पूरे दिन में, हर चुनाव पे चर्चा करिए। चाय पीते हैं वो कहाँ तक जाती है, हम जूस पीते हैं कहाँ तक जाता है, नींबू पानी पीते हैं वो कहाँ तक जाता है। आप हर चीज पे चर्चा शुरू करिए, तो आप देखेंगे आपका खुद का दिमाग बहुत खुल जाएगा, है ना। और इसी का नाम क्या है, सजगता, अवेयरनेस। ठीक है, ये शब्द हम बहुत सुनते हैं ना, अवेयरनेस। इसी का मतलब होता है अवेयरनेस, कि जब हम सारी चीजों के बारे में सोच के, ब्रह्मांड के बारे में सोच के मन जब निर्णय लेता है तो हम क्या बन जाते हैं, ब्राह्मण। सारे ब्रह्मांड तक फैल कर सोचने के बाद जब हम एक निर्णय लेते हैं तो हम हो गए ब्राह्मण, है ना। तो हमें इस तरह से सोचना है, और ये एक अभ्यास है, और इसके लिए मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है अभी बहुत चीजों के बारे में जानना बाकी है। आप भी करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत इसमें समय लगता है ना। और बहुत आपको मजा आएगा, आपको दुनिया अलग ही दिखने लगेगी जब आप ये प्रयास शुरू करेंगे। ठीक है, सब करेंगे ना, सब Yes. करेंगे। Yes. करिए, हर चीज में करिए। चांदनी आप है ना, स्टूडेंट्स के साथ भी ये कर सकते हैं, है ना। जब भी कभी हम टीचर्स ब्रेक देते हैं ना बच्चों को कुछ एक्टिविटी का, कभी पूछ सकते हो आप, छोटी छोटी चीजों का पूछ सकते हो कि साइकिल पे स्कूल आते हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, बाइक पे कोई आता हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, पैदल आएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। रिसेस में आप क्या लाए हो, उसका कहाँ तक प्रभाव पड़ेगा, आपका टिफिन बॉक्स किस मटेरियल का बना है, वाटर बॉटल किस मटेरियल का बना है, बैग किस मटेरियल का बना है ना, कागज का क्या प्रभाव है। ये सारा हमको खोल खोल के एक एक चीज पे ना चर्चा करनी है। इससे बच्चों का भी बहुत दिमाग खुलता है, और हमें घर पे भी इस पे बहुत चर्चा करनी है। ठीक है, फिर हम देखेंगे धीरे 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 करके हमारे चुनाव सही होते चले जाएंगे, है ना। ये बहुत अभ्यास का विषय है, पर इसमें सबको कूद पड़ना है। ठीक है, फिर हमने क्या बात की, मन की बात की, है ना। मन क्या करता है, कोई बताएगा मन का क्या काम है, पायल आप बताओगे। हाँ जी, मन सोचता है हमारा। यहाँ से अभी बैठे हो लेकिन दूसरा सोचने लगता है, हमको यहाँ से यात्रा करा देता है कहीं की भी। और ज्योत्सना बताओ क्या करता है मन। जगह पे नहीं टिकता है, पता है। हाँ, वो हमारा मन बहुत चंचल होता है ना, इसलिए कहीं ना कहीं चला जाता है। यहाँ है तो कहीं और चला जाता है। शीतल बताओगे आप, मन का क्या काम है, मन क्या काम करता है। मन पहले आस्वाद करता है, फिर बोर होने के बाद ज्यादा पाने की अपेक्षा करता है।
जल्पा, हिरल, हेतल, कोई बताएगा? सुरभि। अच्छा, तो इसको रिपीट करते हैं। मन है ना, हर समय क्या कर रहा है? एक्सपीरियंस कर रहा है चीजों को। गुजराती में क्या कहेंगे इसको? हर चीज को स्वाद ले रहा है। शीतल, अपना आप अनम्यूट करो। हर समय हर चीजों की वो हर चीजों को आस्वाद करता है, हाँ, आस्वादन करता है अनुभव हर समय। करता है, हाँ, उसको महसूस करता है बेसिकली महसूस मन। और करता है। फिर महसूस करके क्या कहता है? इसमें मजा आई, इसमें मजा नहीं, मजा बोर नहीं होने आई। मजा आई ऐसा होता है, और फिर बोर होने के बाद ज्यादा पाने की अपेक्षा रखता है। हाँ, तो जिसमें मजा आई उसको रिपीट करेगा, फिर जब रिपीट करेंगे तो बोर हो जाएंगे, फिर और कुछ नया करेंगे। ऐसे ही जी रहे हैं ना हम सब, है ना? 90% लोग ऐसे ही जीते हैं। अब एकदम प्रतिशत में बोलना सही नहीं है, पर ज्यादातर लोग ऐसे ही जीते हैं, है ना? इस संडे यहाँ जाएंगे, उस संडे वहां जाएंगे, पिकनिक जाएंगे, मूवी जाएंगे, है ना? फिर उसी के कार्यक्रम बनाते रहते हैं, कैसे जाएंगे, कौन कौन जाएगा, क्या लेके जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, है ना? यही कार्यक्रम चलता रहता है हमारा। तो हम किन चीजों को महसूस करते हैं? हम वस्तुओं को महसूस करते हैं, भोजन को, वातावरण को, है ना, जगह को, है ना? तो एक तो हम वस्तुओं को महसूस करते हैं, और दूसरा किसको करते हैं? भाव को, व्यक्ति को महसूस करता है ना? तो हम क्या बोलेंगे कि जल्पा बहन के पास बैठकर मुझे अच्छा लगता है, उनसे तो हम फिर से मिलने का मन करता है ना? हेतल बहन के पास बैठकर अच्छा लगता है, तो हम दोबारा उनको मिलेंगे, है ना? तो हम एक तो सामान का, वस्तुओं का करते हैं, स्वाद लेते हैं, और दूसरा हम व्यक्तियों का लेते हैं। अब देखो, आपकी जो घर में बड़े होंगे वो क्या प्लान बनाते होंगे? वो यही प्लान बनाते हैं कि कैसे ज्यादा हमारी शीतल बिटिया के साथ हम ज्यादा बैठे, है ना? आप जाके बोलोगे चलो मॉल जाते हैं, वो बोलेंगे नहीं, थोड़ी देर अपन साथ में बैठते हैं, है ना? तो वो भाव का ज्यादा आस्वादन करने लगते हैं। जैसे जैसे वो हमारी उम्र बढ़ती है ना, छोटे बच्चे भी भाव का ज्यादा आस्वादन करते हैं, है ना? उनको बस माँ चाहिए हर समय। आप चाहे दुनिया की सबसे सुंदर मॉल में चले जाओ, वो आपको ही ढूंढेगा वहां पे। वो जिन लोगों को पहचानता है उनके साथ ही होना चाहता है, उसको जगह का बहुत फर्क नहीं पड़ता, है ना? वो जिनको पहचानता है उसके साथ ही बच्चा ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, उन्हीं को चाहता है। ऐसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी, तो भी हम अपने जो हमारे जिनको हम पसंद करते हैं उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं, है ना? तो आप सोचोगे कि कहीं बहुत घूमने चले जाएं, वो बोलेंगे बस साथ में बैठ के थोड़ी चाय पीते हैं, है ना? तो ऐसे हम वस्तुओं का लेते हैं स्वाद, और व्यक्ति का लेते हैं, भाव का लेते हैं, है ना? और एक तीसरा भी है, जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं जीवन में कि हम इस चीज को हासिल करेंगे, और जब वो हमें प्राप्त होता है तो उसका हमें बहुत आनंद आता है। देखा है आपने, है ना? आपने सोचा कि हम ये ये चीज हासिल कर लेंगे, वो हासिल कर लेंगे, और जब आपको मिल गया वो, आपने सोचा कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आ जाए, वो आ जाए, मुझे ऐसी नौकरी लग जाए, वो लग जाए, तो जो हम गोल बनाते हैं हमारा वो सक्सेसफुल हो जाए, तो हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सही है, गलत है? सही। अब इसमें इन तीनों में से कौन सा व्यक्ति किस चीज का ज्यादा सुख लेना चाहता है, वो उसके ऊपर अपनी उसकी चॉइस पे डिपेंड करता है ना? आप देखो, कोई साइंटिस्ट है, उसको क्या आप खिला रहे हो, पिला रहे हो, कहाँ घुमा रहे हो, क्या पहना रहे हो, उसको ज्यादा मतलब नहीं है। वो जिस सब्जेक्ट में रिसर्च कर रहा है वो उसको पूरा करना चाहता है ना? ऐसे ही जो लोग काम में बहुत लगे हुए हैं, उनके लिए बाकी चीजें बहुत छोटी हो जाती है ना? आप देखिए, आपके हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, आप बोलिए थोड़ा रुक के जाओ, मैं डोसा बना के देती हूँ, बोलेंगे रखो मैं शाम को आके खाऊंगा, अभी मेरे को जाने दो,
है ना। तो जब आपका लक्ष्य पे ध्यान होता है तो बाकी चीजें, है ना, थोड़ी छोटी हो जाती हैं, और जब लक्ष्य पे ध्यान नहीं होता तो ये वाली चीजें बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो जीवन में खाना पीना पहनना घूमना ये सब बड़ा हो जाता है जब कोई लक्ष्य नहीं होता, और जब लक्ष्य होता तो ये सब थोड़े दायरे में रहता है। ठीक है, आपके बच्चे का 10th है, अगर कोई साल 12th है, तो आप ये सब छोटा कर दोगे, है ना, क्योंकि अभी फोकस किस पे, एग्जाम पे फोकस है, तो बाकी सब चीजें छोटी हो जाती है ना। तो आपको देखना है कि आपको इन तीनों में से किस में रहना है, वो आपकी व्यक्तिगत निर्णय है ना। आपने जो मान लिया है, किसी ने मान लिया है कि घूमने फिरने में ही सुख है, तो वो उसी में ढूंढ रहा है ना। किसी ने मान लिया कि किसी के पास बैठ के सुख मिल जाएगा, तो वो वहां ही ढूंढ रहा है। किसी ने सोचा हम कुछ करके, कुछ हासिल करके सुखी हो जाएंगे, तो वो वहां पे ढूंढ रहा है ना। तो सब ये व्यक्तिगत हमारा निर्णय रहता है कि हमको कहाँ पे ज्यादा समय बिताना। ठीक है, फिर हम देखते हैं हमारे विचार में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, पूरे समय क्या प्लानिंग चल रही है, क्या बातचीत चल रही है। तो आप देखोगे, इसको वृत्ति कहते हैं हम, है ना। वृत्ति यानी कि आपको बार बार कौन सा ख्याल ज्यादा आता है। शॉपिंग पे जाते हैं, मेरे अब कौन सा नया फेस पैक लगाऊं, कौन से बालों के लिए क्या अच्छा करूं, नया कपड़ा कौन सा खरीदूं। आप देखो कुछ लोग उसी में फंसे रहते हैं बहुत ज्यादा, है ना। वेबसाइट पे भी वही ढूंढ रहे हैं, नई नई सूट की डिजाइन ढूंढ रहे हैं, है ना। कुछ लोग खाना बनाओ, कौन सा अच्छा बनाओ, रेसिपी ढूंढते रहते पूरे समय, है ना। क्या अच्छा आज डिनर पे क्या बनेगा, फिर कल ब्रेकफास्ट पे क्या बनेगा। तो आपको इसको नोट करना है, तभी आप अपने आप को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि आप किस चीज को ज्यादा आस्वादन करते हो, वस्तुओं का करते हो, व्यक्ति का करते हो, या लक्ष्य का करते हो। वैसे ही आपका विचार ज्यादा किधर चलता है। ठीक है, और कुछ अगर नेगेटिव गुजर गया है और वो चल रहा है, तो क्या होगा, आप बहुत ज्यादा थकोगे। ठीक है, शरीर ठीक से काम नहीं करेगा, बीमार बीमार लगेगा, है ना। और वृत्तियां, विचार जितने सकारात्मक होंगे उतनी एनर्जी रहेगी आपको। ठीक है, तो जो लोग भी बहुत ऐसे निंदा करने वाले लोग हैं ना, उनसे थोड़ा बचना ही ठीक रहता है। हम भी उसमें ना पड़े, और जो लोगों की बहुत ऐसी प्रवृत्ति होती है ना, वो खुद भी थके रहते हैं, हमको भी बहुत थकाते हैं। आप 1 घंटा बैठ जाओगे ना उनके पास, तो सारा एनर्जी आपका चला जाएगा, है ना। तो हम क्या करें खाली समय में, है ना। खाली समय में आपको एनर्जी अगर बना के रखनी है तो बहुत तरीके, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कोई स्तुति गाइए, कोई गाने गाइए, जो भी संगीत आपको पसंद है वो गाइए जोर जोर से, है ना। कोई स्वर में गाना जरूरी नहीं है, लेकिन वो एनर्जी बढ़ाता है हमारी हमारी पूजा पाठ आरती इन सब का बहुत प्रभाव है हमारे सकारात्मकता की तरफ। एक एनर्जी बिल्ड करते हैं हम, है ना। ये हमारी ये रोज तो हमें करना ही है, ताकि रोज का जो कुछ भी हम आसपास से ग्रहण कर लेते हैं ना, उससे छूटने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी आपको स्तुति नहीं अच्छी लगती है तो बॉलीवुड के गाने गाइए, लेकिन एक एनर्जी बिल्ड करिए। ठीक है, तो उससे फिर हम ये जो नेगेटिव थॉट्स है और ये सब से थोड़ा हमें अवॉइड करना है, बचना है इससे, है ना। अच्छा, अब एक मजे की बात बताती हूँ आपको। ठीक है, आपकी जितनी भी प्लानिंग चल रही है ना दिमाग में, ठीक है, ध्यान से सुनना एकदम। हाँ, बाकी सबकी मुझे शक्लें नहीं दिख रही है, हीरल, हेतल, देवांगिनी, है ना, सब ध्यान से सुनना मेरी बात। मिताली, विभा, सुरभि, रिंकू, ऐसा मान रही हूँ कि आप सब ध्यान से सुन रहे हो। ठीक है, इसमें समझने की बात यह है कि आपकी सारी प्लानिंग, सारे विचार, सारी जो आपके मन की इच्छाएं हैं, है ना, ये चाहिए वो चाहिए। हाँ ठीक है हेतल, कोई बात नहीं, आप ऑफिस पे हो, समझ गए। हाँ, तो ये इन में, है ना, जितनी प्लानिंग में आप स्वयं होगे,
शीतल बहन की प्लानिंग ये है कि आज नाश्ता ये बनाना है मुझे, कल कहीं जाना है मुझे, आगे कुछ करना है मुझे। उससे जुड़े जितने विचार हैं, जितने आपकी प्लानिंग के वीडियोस चल रहे दिमाग में, जितनी भी कल्पनाएं हैं, है ना, वो आपको दुख नहीं देगी। थोड़ी निराशा हो सकती है कि हमने ऐसा सोचा और हम कर नहीं पाए या कर पाए, पर इसमें से कोई भी प्लानिंग ऐसी हुई कि जो मेरे अलावा किसी और को करनी है, कि मेरे हस्बैंड ऐसा कर दे, मेरे इन-लॉज ऐसा कर दे, मेरे पड़ोसी ऐसा कर दे, भाई ऐसा कर दे, भाभी ऐसा कर दे, वो सब दुख के कार्यक्रम है। समझ आ गई? ध्यान से आप देख लो, बिल्कुल एकदम अच्छे से उसकी आप परीक्षा करके देख लो, है ना। तो इसमें से देखो कौन कौन से ऐसे आपने बनाए हैं कार्यक्रम जो आपको नहीं करने, किसी और को करना। ठीक है, मेरा बेटा ऐसा कर दे, मेरी बहू ऐसा कर दे, मेरी सास ऐसा कर दे, मेरे देवर ऐसा कर दे। हाँ ठीक है विभा, है ना। तो ये सारे जो कार्यक्रम है ना, जिसमें कोई जिम्मेदारी किसी और पर है, ये सब दुख देने के कार्यक्रम है। इसको डिलीट, चुन चुन के इसको निकालिए अपने दिमाग से। ठीक है, अपने अंतःकरण से चुन चुन के वो कार्यक्रम निकाल दीजिए जिसमें राजा कौन है, कोई और है। उसको करने का जो राजा है, किंग है, वो कोई और है, मतलब जिम्मेदारी किसी और पर है। जिस भी कार्य के राजा आप हैं, वही कार्य का आपको अधिकार है, उसकी प्लानिंग करने का। ठीक है। मैं ऐसी बहुत सारी प्लानिंग बना दूं कि काश चांदनी ऐसी होती, काश कि वो ये करे, है ना। जितना उसको पढ़ाया सब रट के एकदम नेक्स्ट ट्रेनिंग ले ले चांदनी, या पायल ले ले, या तो मैं किसी का भी बोल दूं, ज्योत्सना, शीतल, कोई भी, किसी के लिए भी ऐसा मैं प्लान कर दूं तो दुख का कार्यक्रम है। ठीक है, ये सारे दुख के कार्यक्रम। बात पहुंच रही है सब तक? सब सहमत? सब सहमत हो? हाँ, चुन चुन के निकालोगे इन सबको, चुन चुन के बाहर निकालो सबको, है ना। जहां भी किसी और के लिए प्लानिंग बना के रखा है, कार्यक्रम बना के रखा है, चुन चुन के बाहर निकाल के फेंको वो सब। वो आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज है। ठीक है, मेरी बहन ऐसा कर दे, जीजा जी ऐसा कर दे, भाभी ऐसा कर दे, है ना, वो सब निकाल देना है। मेरे फ्रेंड्स ऐसा कर दे, वो सब हमको निकाल देना। हमारी सारी मिताली एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, तो फिर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। जैसे कि मुझे आज क्या करना है, मेरे विचार में ये चल सकता है ना कि मुझे आज क्या करना है, मुझे नियर फ्यूचर में अपने ग्रोथ के लिए क्या करना है, मुझे अपने करियर के लिए क्या करना है। हाँ मिताली बताइए। अपने लिए लिया हुआ डिसीजन, हाँ, अपने लिए अपने खुद के लिए जो डिसीजन लेते हैं, उसके अलावा डिसीजन और प्लानिंग। हाँ प्लानिंग, अपने लिए जो लेते हैं उसके अलावा जो भी करते हैं उसमें हमें खुशी नहीं मिलती। ऐसा ऐसा मैम? हाँ हाँ, किसी और को हम डाल देंगे ना कि मेरे हस्बैंड ऑफिस से जल्दी आ जाए रोज। ठीक है, तो ये दुख का कार्यक्रम है, क्योंकि वो आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। आप उनको एक दो बार बोल सकते हो कि आप जल्दी आ जाओ तो मुझे अच्छा लगता है, पर आप उसको इंश्योर नहीं कर सकते हो, वो अधिकार नहीं है आपके पास, वो उनके पास है। सही बात है मैम। है ना, तो वो आपने अपने हाथ में ले लिया तो वो आपको दुखी देगा, परेशानी करेगा, और फिर फ्रस्ट्रेशन ही आएगा उससे।
तो वो अपेक्षाएं ना बनाए जिसकी चाबी दूसरे के हाथ में है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज है। हम वही प्लानिंग करेंगे, वही हम सब करेंगे। और प्लानिंग में दूसरा कब शामिल होगा? जब हमने बैठ के उसके साथ चर्चा की है और उसने तय किया है कि वो आपके साथ मिलके ये कार्य करे, तो आप उसको शामिल कर सकते हैं। पर तो भी उसको जो करना है वो उसका अधिकार क्षेत्र है। किया तो किया। टीम वर्क में क्या होता है, सब सारे जो टीम मेंबर्स है सबको काम अलग अलग असाइन रहता है ना। आप किसी और के काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले सकते, उसको मोटिवेट कर सकते हो, उसको याद दिला सकते हो, सब कर सकते हो, पर करेगा कौन? अल्टीमेटली उसी व्यक्ति को करेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है ना। हम अपनी सीमा लांघ जाते हैं और फिर ये हमें बहुत बहुत तकलीफ देता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब एक और चीज हमें देखनी है, जो हमारा चित्त है दूसरे पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना किसी बात पर। हाँ रिंकू, बिल्कुल दूसरे पे डिपेंड भी नहीं रहना है और दूसरे से अपेक्षाएं भी नहीं बनानी ज्यादा। ठीक है, बच्चे भी जब हमारे 10-12 साल तक हम उनको इंडिपेंडेंट कर देंगे और धीरे धीरे हम पीछे होते जाएंगे, है ना। फिर हम उनके आप ऐसा करो वैसा करो वो सब नहीं, वो सब में फंसे रहेंगे तो फिर हम बहुत परेशान होंगे। ठीक है, फिर वहां आप भी वहीं पहुंच जाएंगे कि मेरा बेटा मुझे फॉरेन भेजता वेकेशन पे, उनके बच्चे तो भेज रहे हैं, हमारा ही नालायक निकल गया। फिर सारा बुढ़ापा इन्हीं चर्चाओं में खत्म होगा। उनकी बहू तो ऐसा करती है, मेरी बहू तो कुछ नहीं करती है। यही सब हमें, हमारे दुख के यही हमने अपनी चादर हम बुन लेते हैं ना, यही सब हमें दुख देता है। इस सबसे मुक्त होना है हमको धीरे धीरे करके। दूसरे को क्या करना है उसका काम है, मुझे क्या करना है उतना ही देखना है मुझे, और उतना ही मेरा अधिकार क्षेत्र है। ये ध्यान रखिए, ये मर्यादा की बात है, सीमा की बात है। ठीक है, कोई हमारा परिवार का संबंधी है तो ये नहीं कि हम उसके लिए, हम उसको बहुत प्यार करते स्नेह करते तो हम अपनी सीमाएं ये कर दे और फिर हम उसके बिहाफ पे हम अपेक्षाएं बनाने लग जाए, है ना। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा, अब जो हमने ये जो हमारी यादों की अलमारी है ना, चित्त की कल बात की थी, जहां हमारी सारी स्मृतियां भरी हुई है और यहाँ पे हमारी पिछले जन्मों की भी भरी हुई। ठीक है, तो हम देखते हैं ना, किसी को कोई एक बात ज्यादा परेशान करती है, किसी को कोई दूसरी बात ज्यादा परेशान करती है। जो किसी एक बात से बहुत डर रहा है, बहुत परेशान हो रहा है, ओवर रिएक्ट कर रहा है, मतलब उसकी कुछ पुरानी स्मृतियां जुड़ी हुई है वहां पे, है ना। तो यहाँ पे हमें जब हम अलमारियां खोलते हैं तो हमें यहाँ पे भी अपना मूल्यांकन करना है, अपने आप को देखना है कि मेरी क्या स्थिति है ना। तो उसमें जो एक चीज देखने वाली है वो भी यही है कि मेरी जो कल्पनाएं हैं वो सारी कल्पनाएं कितनी रियलिटी के आधारित पे और कितनी मैंने ऐसे ही भर रखी है, बहुत सारा, है ना। और बहुत सारा पुराना जो हमारा अच्छा बुरा याद है वो सब भी भर रखा है, उसको भी देख लीजिए। और एक खास चीज जिसकी हम आज चर्चा करेंगे वो ये है कि मेरी दृष्टि कैसी है महिलाओं के प्रति, पुरुष के प्रति, जाति के प्रति, है ना, संबंधों के प्रति, व्यवसाय के प्रति, मेरी क्या दृष्टि है, इन सब के बारे में मैं क्या सोचती हूँ, है ना। किसी ने ये सोच रखा है कि महिलाएं बेहतर होती हैं, किसी ने सोच रखा है कि पुरुष बेहतर होते हैं। हम सबके दिमाग में ना हमारे ये चश्मे का हमने फ्रेम बना रखा हर चीज के लिए, है ना, कि साउथ के लोग ऐसे होते हैं, नॉर्थ इंडियंस ऐसे होते हैं, बंगाली ऐसे होते हैं, है ना, मुस्लिम्स ऐसे होते हैं। ऐसे हमने बहुत सारा चश्मे का फ्रेम बना रखा है। और कैसे बनाते हैं हम ये, कुछ तो हमारे अपने एक्सपीरियंस होते हैं किसी के साथ तो हमारा ही बन जाता है, और दूसरा हमने कहीं से सुन लिया है ना, तो भी हम उसके बारे में ऐसी भ्रांतियां बना लेते हैं। अब जब ये भ्रांति होगी आपके दिमाग में तो उस व्यक्ति के साथ आपका व्यवहार कभी सही नहीं हो पाएगा।
आपने ये मान लिया है कि पुरुष ज्यादा किसी चीज में अच्छे होते हैं, ज्यादा ताकतवर होते हैं, महिलाएं कम होती हैं, है ना, ये समाज के लिए ज्यादा उपयोगी है, जो भी हमने हमारे बहुत कुछ चला आ रहा है परंपरा में, है ना, ये आपने मान लिया है, तो फिर आप न्याय नहीं कर पाओगे किसी महिला से मिलोगे तो। आप सोचोगे कि मैं तो अच्छा ही बर्ताव कर रही हूँ, पर आपके अंदर जो है वो निकल निकल कर आएगा आपके बिहेवियर में, है ना। और अगर आपके दिमाग में ये स्त्री पुरुष वाला है, जो ज्यादातर 99% लोगों के दिमाग में रहता है, ठीक है, तो आप अपने बच्चे के साथ भी न्याय नहीं कर सकते। ठीक है, सत्य क्या है जेंडर के बारे में? कौन ज्यादा ताकतवर होता है, स्त्री या पुरुष? दोनों इक्वल होते हैं। इक्वल होता है, क्योंकि हम बेसिकली स्त्री या पुरुष तो शरीर है ना, सोल तो एक ही है ना। ये तो शरीर से हम स्त्री पुरुष है। पर जितना भी मेरे से अध्ययन करते बना है और लोगों से मिलते बना है, एक चीज मेरे देखने में ये आई है कि स्त्री को सही के लिए स्वीकृति थोड़ी 1% ज्यादा हो पुरुष की अपेक्षा, थोड़ी ज्यादा होती है। शायद वो जब हम एक्चुअली एक ऐसा कार्य है बस, जब आप माँ बनते हैं ना, बच्चे को जन्म देते हैं, उस कार्य में आप हम सब ने जब ये कार्य किया है, हमने ईश्वर के साथ साझेदारी की है। ये क्रिएशन का काम है ना, बच्चे को उसका निर्माण और उसका जन्म देना, तो हम भगवान के साथ साझेदारी करते हैं। तो हमारे अंदर सही की स्वीकृति थोड़ी और लोगों की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा हो जाती। तो ये स्त्री को एक गिफ्ट भगवान की तरफ से हमें मिला है। और ऐसा मेरे भी सुनने में ऐसा आया है कि अगर हम साधना करें जैसे ईश्वर की साधना करते हैं, तो स्त्री को जल्दी अपने जो लक्ष्य है वो जल्दी उसको मिलता है पुरुष की अपेक्षा। भगवान थोड़े हमको लेके बाइस्ड है, हमें थोड़ा इतना थोड़ा ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये हल्का सा है, एक छोटा सा बायस, नहीं तो ऐसी कोई चीज नहीं है। जो बराबरी का मतलब क्या है, लेकिन बराबरी का मतलब ये है कि कोई अगर हेलीकॉप्टर चलाता है पुरुष, तो हम भी हेलीकॉप्टर चलाएं। बराबरी का मतलब ये है कि अगर वो एवरेस्ट चढ़ते हैं तो हम भी एवरेस्ट चढ़े। बराबरी का मतलब क्या है? ये जो हम कहते हैं ना स्त्री पुरुष बराबर है, तो उसका मतलब क्या है? कोई बताएगा? चांदनी आप बताओगे? बताओ। दोनों इक्वल है, वो अपनी हाँ? दोनों की सोच इक्वल है, वो अपनी सोच के हिसाब से इक्वली वर्क कर सकते हैं ना, उसमें स्त्री पुरुष नहीं आएगा अगर हमको कोई काम करना है। हाँ, वही पोटेंशियल जो प्रतिभा है ना, वहां पे हम बराबर हैं। दोनों में बराबर का पोटेंशियल है। जो एक कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है, पोटेंशियल बराबर है। पर इसका मतलब नहीं है कि अभी देखो बीच में एक बहुत बड़ा एक जो फेमिनिस्ट मूवमेंट चला ना, वो इसी आधार पे चला कि एक अगर एवरेस्ट चढ़ रहा है तो दूसरे को भी चढ़ना चाहिए, है ना। ये समानता नहीं है। समानता ये नहीं होता कि आपने लाल पहना तो मैं भी लाल पहनूंगी, आपने बाल छोटे कराए तो मैं भी बाल छोटे कराऊंगी, हम एक जैसे दिखेंगे तो इक्वल होंगे, वो बात नहीं है। इक्वल ये है कि हमारा पोटेंशियल बराबर है। जितना कुछ आप कर सकते हो उतना मैं भी कर सकती हूँ, यहाँ इक्वालिटी है। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं होता, एक जैसा दिखना नहीं है हमें, है ना। एक जो कर रहा है वो हम भी करेंगे, एक ने ये किया तो हमको भी ये करना है, ये सिमिलैरिटी नहीं होता इक्वालिटी। इक्वालिटी अलग चीज है, सिमिलैरिटी अलग चीज है। ठीक है, तो ये तो हो गई जेंडर के बारे में, है ना। अच्छा, एक बहुत मजे की बात आपको बताती हूँ कि और भी देख लीजिए आप भेदभाव। एक तो हमारे इकोनॉमिक स्टेटस को लेके बहुत होता है, ये मिडिल क्लास है, अपर क्लास है ना, ये लोअर क्लास है ना। तो ये सबको भी लेके बहुत भेदभाव होता है। और बहुत आश्चर्य की बात है कि स्कूल में भी हमको
ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में भी, जो 7th 8th के बच्चे हैं, वहां भी ये चीज देखने में मिल जाती है, क्लास डिफरेंसेस। ठीक है, जाति का फर्क जो है, जातिगत भेदभाव है ना, कि यहाँ भी मैंने बहुत सारा देखा है। बहुत मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पटेल हूँ, मैं जैन हूँ, है ना, हम शाह है, हम ये है, तो ये भी बहुत ज्यादा देखने में आता है। एक एक हद तक ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल थोड़ा उससे गवर्न होती है, वहां तक ठीक है। पर अगर ये बहुत गहरा उतर जाती है ना, तो आप फिर दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं कर पाओगे, न्याय नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा इस चीज को, है ना, कि हमारा चश्मे के फ्रेम में क्या क्या हमने कौन कौन से रंग भर रखे हैं, वो देखना पड़ेगा। और ये जो भेदभाव है ना, ये हमारी खुशियों का एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। ये हमें खुश नहीं होने देता भेदभाव। ठीक है, पति अगर दिन रात ये सोचने लग जाए कि मैं पुरुष हूँ, और पत्नी सोचने लग जाए कि मैं स्त्री हूँ, कहाँ से चल पाएंगे साथ में? ये संभावना ही नहीं है ना। स्त्री पुरुष तो हम है ही, लेकिन फिर हमको कहीं आकर पार्टनरशिप पे आना पड़ता है ना, कि हम पार्टनर्स हैं, और फिर हमें जीवन का सारा प्लानिंग करना पड़ता है। तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। और बहुत सारा मैंने देखा है मैरिटल डिस्कॉर्ड में भी ना, जहाँ स्त्री पुरुष वाली बात आ जाती है, वहां बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं पुरुष हूं तो मैं ये क्यों करूं, है ना, मैं स्त्री हूं तो दिन भर इसका मतलब यही है कि मैं खाना बनाते रहूं। तो ये सारे जो है, जेंडर एक बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में, है ना। तो आप भी देख लीजिए, जेंडर को लेके आपके दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा है, इससे आपका जीवन लाइफस्टाइल में जेंडर कहीं आपके आड़े तो नहीं आ रहा है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, जेंडर का सही सोचने का तरीका केवल सत्य अनुसार तो यही है कि ये शरीर है। ठीक है, आत्मा रूप में, सोल रूप में तो कोई जेंडर नहीं होता, है ना। तो मेरी जो पहचान है वो स्त्री की नहीं है। मैं स्त्री तो हूँ, वो मेरा एक रोल है ना, पर मैं क्या हूँ? मैं ईश्वर की संतान हूँ, वो मेरा पहला पहला परिचय की जगह है। फिर मैं स्त्री हूँ, फिर मैं किसी जाति की हूँ, फिर मैं किसी क्लास की हूँ, बस छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं जीवन के। सब सहमत? आप किसी चीज को चैलेंज ही नहीं करते हो, नहीं चैलेंज करोगे तो फिर मुझे सीखने को कैसे मिलेगा, बताओ। हाँ, अल्टीमेटली फीमेल को ही सुनना पड़ता है, कुछ मिस्टेक होती है तो, और मिस्टेक नहीं भी होती है तो भी फीमेल को ही सुनना पड़ता है। मिस्टेक होती है तो फीमेल को सुनना नहीं पड़ता है, उसको वैसे भी सुनना पड़ता है। वो इसलिए है, ध्यान से सुन लेना, इसका कारण क्या है, आपको बहुत आश्चर्य होगा सुनकर। ये जितने भी दो जो भेदभाव, मुख्य भेदभाव है ना हमारे यहाँ, एक तो जातिगत है, और ये सुनने में बहुत हार्श है लेकिन सच यही है, और एक स्त्री पुरुष का जो भेदभाव है। मुख्य कारण स्त्री पुरुष के भेदभाव का और स्त्री को दबा के रखने का कारण ये है कि किसी को घर के काम करना पसंद नहीं, सफाई के, बर्तन, झाड़ू पोछा, कपड़ा, तो एक जन को दबाया जाता है ताकि वो सारे काम करे। जातिगत भी यही है, जो सफाई के कार्यक्रम है वो अपर कास्ट को नहीं करना, लेबर का काम नहीं करना, खेत में दिन भर खड़े होके धूप में काम नहीं करना, तो एक ग्रुप को दबा के रखते हैं ताकि वो ये सारे काम करे। इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो हमारी भी परंपरा चली आ रही है कि इसको दबा के रखेंगे तभी ये सारा काम करेगी, और ये सबने अपना बर्थ राइट मान लिया है। मुझे तो ऐसा लगता है हमारी सोसाइटी में तो ये बर्थ राइट है कि जो लड़कियां हैं, बहुएं हैं, उनको कुछ भी कह दो। और हमारे संस्कार ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं कि हम पलट के कुछ कहते नहीं, हम लिहाज करते हैं कि बड़े हैं, है ना। तो ये कई बार थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट भी चला जाता है। मैं ये नहीं कहती कि पलट के हमें जवाब देना चाहिए, पर अगर कोई रेगुलरली कमेंट कर रहा है हमको, तो फिर हमें किसी दिन उनको बताना चाहिए कि ये मुझे किसी तरह से बताइए। बहुत तरीके, बहुत शालीनता से भी हम इस बात को रख सकते हैं
कि भाई ये सही नहीं है, आप जो कर रहे हो ना ये सही नहीं है ना। आप अपने व्यवहार से उनको जता दीजिए कि उनकी बात आपको नहीं अच्छी लग रही है, पर आपको ये हम बिल्कुल ही इग्नोर करके चले, मुस्कुराते ही रहे, कोई कुछ भी कह दे मुस्कुरा ही रहे, है ना। उनके घर जा रहे हैं, वो कमेंट मार रहे हैं और फिर भी हम बार बार उनके घर जा रहे हैं, तो हमको किसी तरह से ये जताना पड़ेगा कि भाई मतलब रुक जाओ आप भाई थोड़ा थोड़ा आराम करो, थोड़ा रिलैक्स करो, है ना। इतना मैं मुफ्त का नहीं हूं कि आप सुनाते जाओ सुनाते जाओ सुनाते जाओ, है ना। हमारे माता पिता ने भी बहुत प्यार दुलार से हमको बड़ा किया, है ना। तो हमारा भी आत्मसम्मान है, हमारी भी अपनी गरिमा है, तो मुफ्त का सुनाना भी नहीं है किसी को और फालतू का सुनना भी नहीं है। पर ये नहीं कि हम गाली गलौज पे उतर आए, रिएक्शन का भी तरीका होता है ना। और रिएक्शन बेस्ट आप तब कर सकते हो जब आप उत्तेजित नहीं है, आवेशित नहीं। अगर आप आवेशित हैं तो आप कभी ठीक से रिएक्ट नहीं कर पाओगे। उन्होंने सुनाया, हमने पलट के सुना दिया, तो वो कोई मजा नहीं है उसमें, है ना। मजा तभी है जब हम अगले को ये रियलाइज करा दें कि उनका व्यवहार ये गलत है, और वो हमको बहुत प्यार से और सम्मान से करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम सम्मान में किसी की कमी नहीं ला सकते, वो एक अपराध है किसी के भी सम्मान में कमी। कोई हमारे सम्मान में कमी कर रहा हो तो भी हमें बहुत रिस्पेक्टफुली उनको बताना पड़ेगा कि भाई रुक जाओ, अब आपको ठहरने की जरूरत है, आप काफी ज्यादा मुझे हर्ट कर रहे हो, अब थोड़ा आपको संभलने की जरूरत है ना। उसमें आपके हस्बैंड आपका सपोर्ट करे या ना करे, भाई बहन सपोर्ट करे या ना करे, आपको व्यक्ति अपने स्वयं के सम्मान के लिए हमें खड़े होना। हम यही हर समय रोना रोते रहते हैं कि मेरे हस्बैंड कुछ नहीं कहते, सही है या गलत। पर अपने सम्मान के लिए तो हमें स्वयं ही खड़ा होना पड़ेगा ना। और बहुत रिस्पेक्ट के साथ, प्यार के साथ हमें कहना पड़ेगा, और ये आर्ट हमें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। गुरुदेव कहते हैं अनाचार बढ़ता है कब, सदाचार चुप रहता है जब, ठीक है। तो विरोध हमें जताना चाहिए, और बहुत सही तरीके से आप विरोध जताइए, ये भी एक आर्ट है जो सीखने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन चुपचाप सुनते रहना, सहते रहना कहीं से भी अध्यात्म नहीं है। ये हमारी त्याग तपस्या में कहीं नहीं लिखा है ये, कि हमको ये मेरे पढ़ने में तो आज तक नहीं आया, कहीं नहीं आया, ठीक है। अपने सम्मान के लिए हमें खड़े होना ही चाहिए, है ना। ईश्वर ने हमें बहुत सारा प्यार दुलार के साथ भेजा है, जैसे दूसरे व्यक्ति को भेजा, ठीक है। तो हम सम्मान के उतने ही अधिकारी हैं जितना कि दूसरा है, ठीक है। पर हमारी भी ये आदत है कि हम मुस्कुरा के छोड़ देते हैं, जाने दो जाने दो जाने दो और उसमें कार्यक्रम बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, ठीक है मिताली। यस मैम। मैम थोड़ा ऐसा भी सिखा दो, हाउ टू टैकल दैट सिचुएशन। देखो सबसे बड़ा ट्रिक तो ये है कि उस समय कुछ नहीं बोली, क्योंकि आप उस समय आवेश में दुखी है, वो सिचुएशन जाने दीजिए, है ना। और 1-2 दिन गुजर जाने दो, आप पहले नॉर्मल हो जाओ, है ना। फिर आप उस व्यक्ति को मैसेज करिए कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अपॉइंटमेंट लीजिए, वो बहुत जरूरी है। अपॉइंटमेंट लेना क्यों जरूरी है वो भी बता देती हूँ, वो भी एक ट्रिक है। देखो अच्छी फीडबैक सुनने के लिए ना हम हमेशा रेडी होते हैं। मैं बोलूं आपको ये तारीफ करनी है, आप बोलोगे हाँ हाँ बोलिए ना दीदी आपको क्या बोलना है, और मैं कह दूं कि नहीं थोड़ी गंभीर कुछ विषय है, तो आप बोलेंगे अच्छा अच्छा बाद में मैं आपको कॉल करती हूँ, अपन आराम से बात करते हैं, है ना। तो नेगेटिव फीडबैक के लिए कोई रेडी नहीं होता। जब हम उससे अपॉइंटमेंट लेते हैं, एक मैसेज डालते हैं कि आपके साथ थोड़ी बात करनी थी, तो वो हाँ हम बाद में नॉर्मल हो जाते हैं तो भूल जाते हैं, नहीं पर हमें भूलना नहीं है, हमें उसको एड्रेस करना है ना। तो 1-2 दिन के बाद आप उनको मैसेज करिए, और 1-2 दिन का समय और दीजिए, ताकि वो व्यक्ति प्रिपेयर हो जाए आपकी बात सुनने के लिए। उसने आपको कुछ कहा है और आपने उनको मैसेज भेजा है कि हमें आपसे बात करनी है, तो वो इतने में समझ जाता है कि कुछ
बहन को गलत लगा है शायद, और फिर आप उनसे बात करके बताइए कि उस दिन क्या हो गया था, आपने क्यों इस तरह से बात करी, क्या हो गया था, आप किस बात से नाराज थे, मुझे लगा कि आप मुझसे नाराज हैं, है ना, आप क्यों नाराज है, आप किस बात से परेशान हैं। आप इस तरह से बात करिए उनके साथ खुल के, कम से कम वो दोबारा आपके साथ नहीं करेगा, इतनी मैं गारंटी दे सकती हूँ, है ना। और फिर भी कोई नहीं मानता है तो फिर आपको पूरी तरह से इग्नोर करना, ठीक है। कोई आक्रमण करने ही आ रहा है तो उसके सामने गाल करके खड़े नहीं हो जाना है कि आओ मेरे को लगाओ थप्पड़ इधर भी और इधर भी, है ना। फिर क्या करना है, हमको इग्नोर करना है, बचना है। तो ठीक है, सभी सहमत है। पर अपने आत्मसम्मान के लिए हमें खड़े होना ही चाहिए, शालीनता से और बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत अदब के साथ और बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। अगर आप इसको अलाउ करोगे ना तो आपका बच्चा भी वही सारी चीजें सीखेगा। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, जिस तरह से लोग माँ को ट्रीट करते हैं बच्चा भी उसी तरह से ट्रीट करने लगता है बड़े होने के बाद, ठीक है। और उसको भी ये चीज अखरती है कि ये माँ उसका कुछ विरोध नहीं करती है तो उसको भी ये बात अच्छी नहीं लगती, आपकी कमजोरी लगती है। घर का मेंबर हो तो किस तरह से इग्नोर करें, तो आप उनको विरोध जताइए, बैठ के बात करिए। एकदम करीबी मेंबर हो तो आप उस पर बार बार बात करिए, खाना पीना छोड़ दीजिए। जिस दिन ये हो ना उस दिन आपको विरोध तो दिखाना पड़ेगा, 2-4 दिन उनसे भी बात मत करिए, कितना ही करीबी क्यों ना हो, पर आप विरोध का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लीजिए जो आपको दिखाना ही पड़ेगा, है ना। आपकी सिचुएशन में बेस्ट क्या वर्क करता है वो तो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन विरोध तो दिखाना ही पड़ेगा अगर रेगुलर आ रहा है ना। नहीं तो ये हमें बहुत साइकोलॉजिकली ड्रेन करता है। मैं बहुत सारी बहनों को जानती हूँ जो सह सह के बीमार पड़ जाती है। ये ट्रैप में मत घुसिए, ये अच्छाई बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, है ना, गुरुदेव माता जी, गायत्री माता की साक्षी में ये बात कह रही हूँ आपसे, बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि हमारा आत्मसम्मान हमारी अपनी जिम्मेदारी है। ईश्वर जैसे दूसरे को प्यार करते हैं वैसे ही हमें प्यार करते हैं। हमारा कोई अपमान करता रहे और हम कुछ ना बोले, ये उनको भी पसंद नहीं आता। हम बहादुरी से खड़े होते हैं ना तो ईश्वर भी हमारा साथ देता है, लेकिन सही तरह से, किसी का अपमान करने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, वो सब नहीं करना हमको, ठीक है। कोशिश करो, आपको रास्ता निकल आएगा, है ना। और अपनी ताकत बढ़ानी है हमको। ताकत कैसे बढ़ती है? सबसे पहले अच्छी दिनचर्या से बढ़ती है, क्योंकि उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अब हम जो भी कहते हैं ना शब्द कि हम सुबह 5 बजे उठेंगे तो 5 बजे उठ जाइए, उससे आपका मनोबल बढ़ता है। देखिए ये कांवड़ तीर्थ पहाड़ पे जाने का, सबके पीछे ना व्रत रखने का, सबके पीछे जो मेन सिद्धांत है ना वो ये है कि इससे मनोबल बढ़ता है। आपने तय कर लिया कि पूरे दिन भोजन नहीं करना है और आपने नहीं किया, आपका मनोबल बढ़ जाता है। तो अनुशासन जब हम पालते हैं तो हमारा बहुत मनोबल बढ़ता है। और कोई साधना की पद्धति आप अपने हाथ में कुछ भी ले लीजिए, है ना। आप गायत्री मंत्र करिए, आप छोटा एक 24 मंत्र का यज्ञ कर लीजिए, है ना। आप 40 कर लीजिए, महामृत्युंजय मंत्र कर लीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए, जहां भी आपके इष्ट आपको ठीक लगता हो। शक्ति संवर्धन के लिए आप कहीं का सहारा लेंगे, किसी ईश्वर के साथ जुड़ेंगे तो आपको बल मिलेगा जीवन अच्छी तरह से जीने के लिए। हम कभी कमजोर पड़ जाते हैं ना तो किसी की मदद लेनी पड़ती है। किसकी मदद ले? जो सबसे शक्तिमान है उसकी मदद ले लेता है ना। और किसकी ले? घर में जाएंगे हम, किसी और को बताते हैं अपना दुखड़ा, वो उसमें और 4 मसाला मिला के और गड़बड़ी खड़ी कर देता हमारे लिए, है ना। होता है ना ये।
हम दिल खोलते हैं किसी के सामने, वो उसमें और 4 बातें मिला देता है और काम गड़बड़ हो जाता है ना। तो किसका सहारा ले? ईश्वर का सहारा लेते हैं ना। वो तो बिल्कुल रेडी है ना, वो कहते हैं ले लो मेरी जितनी मदद लेनी है। हम ही राजी नहीं है उनकी मदद लेने को, तो ले लेते हैं। किसी की भी लीजिए, हनुमान जी की लीजिए, शिव जी की, अम्बे माता है ही हमारी, है ना। हमें तो हर स्त्री में माँ अम्बे का अंश है, हर स्त्री में। तो उनकी मदद ले लीजिए, गायत्री माता की मदद ले लीजिए, है ना। किसी जिसको आपको ठीक लगता है उसकी मदद लीजिए, पर कोई ऐसा ऐसा इष्ट हमारे जीवन में हो जिसके पास हम मार्गदर्शन, और मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ बता सकती हूँ कि आप उनसे मार्गदर्शन मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। आप चिट्ठी लिख सकते हैं उनको, किसी दिन व्रत रख लीजिए और एक प्रश्न किसी मंदिर में जाके रख दीजिए, आपके घर में जो देव स्थान है वहां जाके उनसे कोई प्रश्न पूछ लीजिए, आप तक किसी ना किसी माध्यम से उत्तर पहुंच जाता है ना। मार्गदर्शन के लिए भी कहाँ जाए, एडवाइस के लिए भी कहाँ जाए, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। शक्ति के लिए किसके पास जाए? उनके पास जाए, है ना। तो कोई एक, वो बोलते हैं ना जहाज का एक कहीं पे होता है ना, एक कुछ बांधने के लिए, तो वैसे अगर हमारा कहीं पे भी हम जुड़े हैं ना, तो उससे हमें बहुत शक्ति मिलती है, बहुत ज्यादा। जीवन जीना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो ट्राई करके देखिए। कुछ नहीं, ज्यादा कठिन लगता है, सो के उठ के 24 गायत्री मंत्र कर लीजिए, ओम का उच्चारण कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, ये सब शक्ति बढ़ाने वाली चीजें हैं। प्राणायाम बहुत शक्ति देती है। और कठिन समय हो ना, जब दिमाग एकदम हिल गया हो, उस समय प्राणायाम बहुत ज्यादा काम आता है। आधा घंटा अनुलोम विलोम कर लीजिए तो दिमाग ठीक हो जाता है बिल्कुल, है ना। देखिए, आवेशित हालत में, दुखी हालत में हम अपना कोई उपकार नहीं कर सकते। सबसे पहले खुद को एक नॉर्मल कंडीशन पे लाना पड़ता है, तो हम अपने जीवन का संघर्ष कर सकते हैं। दुखी रहेंगे तो और दुखी होते जाएंगे, और दुखी होते जाएंगे, और खड़े नहीं हो पाएंगे, और अल्टीमेटली कोई बीमारी पकड़ लेंगे। ठीक है, डायबिटीज, बीपी, कुछ भी पकड़ के बैठ जाएंगे। वो नहीं करना हमको। थोड़ी सी भी कुछ लो हो गए, उससे उबरना है। उबरेंगे कैसे? बहुत सारे तरीके। आप कोई भी पाठ करिए, जोर जोर से बोल के करिए, उससे बहुत एनर्जी बढ़ती है ना। मन में पाठ नहीं करते, बोल के करते हैं, उससे एनर्जी बढ़ती है। गा के आरती गाते हैं ना जब, बोल के जोर जोर से, उससे हमको एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे तरीके हैं, आप कोई भी तरीका यूज कर लीजिए, लेकिन अपने को उबारिए, है ना। अच्छा, तो ये मन का हो गया। हमको मन के स्वास्थ्य, बहुत खुशी नहीं है तो भी स्वस्थ जगह पे लेकर आना है अपने आप को। ठीक है, वो संकल्प होना चाहिए, अपने आप को हम डाउन नहीं जाने देंगे। मुझे बात समझ में नहीं आई, आप फिर से आर्टिकुलेट करोगे और किसी तरह से? मुझे आपका क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया, आप दूसरी तरह से आर्टिकुलेट करके भेजो। बहुत अगर रोना आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, किसी का प्रश्न था अभी, बहुत रोना आ रहा है तो थोड़ा रो लीजिए और फिर प्राणायाम करते जाइए, करते जाइए। कौन सा? अनुलोम विलोम करते जाइए, डीप ब्रीदिंग करते जाइए, करते जाइए। कितनी देर? कम से कम 40 मिनट। 2 मिनट 5 मिनट से कुछ नहीं होता, कम से कम 40 मिनट आप वो करते जाइए। और लिक्विड कोई पीते जाइए, पानी पी लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, कुछ भी पीजिए, और उसके साथ प्राणायाम करते जाइए, करते जाइए। हो सके तो ओम का उच्चारण करिए। ठीक है, कोई म्यूजिक सुनिए, कुछ गाइए, तो आप उसमें से उभर सकेंगे। ठीक है, लेकिन अपने आप को डाउन नहीं होने देना है किसी हालत में।
है ना, बच्चा घर में है और या तो सामने है, तो ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है दोनों को, हमको भी, और केवल बच्चे के लिए हमें खुश नहीं होना, हमारे अपने लिए भी जरूरी है, अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम खुश हो। ठीक है ना, खुश होने का, बहुत अभिनय करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। जो चीजें बुरी लग रही है उसको हमें बोलना पड़ेगा कि बुरी लग रही है। हम इतना अभिनय करते हैं खुश होने का, है ना, कि कोई कुछ कह के भी चला जाता, वहां भी अभिनय कर रहे हैं, हम स्माइल कर रहे हैं, वहां भी कह ही नहीं पा रहे कि भैया आपकी बात बुरी लग रही है हमको, है ना। तो ये इसमें से थोड़ा निकलना पड़ेगा हमको, है ना। पर ध्यान रहे किसी का अपमान ना हो, है ना, किसी का अपमान ना हो, कोई हर्ट ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद का अपमान करते चले, खुद को परेशान करते चले, नहीं, बिल्कुल ये अभिनय बंद करना है एकदम। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसान करता है। हाँ, अगर आप नहीं बोलोगे तो लोग और सुनाएंगे, और वो आपको खुद ही डील करना पड़ेगा, कोई और आपके बेसिस पे नहीं करेगा, है ना। मैं बहुत सारी बहनें को देखती हूँ, कोई कह देता तो हस्बैंड की तरफ देखते रहते हैं कि वो कुछ बोले पलट के, नहीं, आपको बोलना है ना, आपको बोला है तो आपको बात करनी है, उसी समय उस जगह से आप चले जाइए, उसी समय चाबी उठाइए घर की और घर चले जाइए उसी समय। घर पे आपको किसी ने बोला है, उसी समय वो स्थान छोड़िए, इमीडिएटली, बिल्कुल। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, आप छोटे छोटे स्टेप लेके देखो। हाँ, लेकिन शांत मन मन से, आवेश में नहीं, पैर पटकते हुए कुछ नहीं करना, तो उससे बस सीन क्रिएट होता है, मिलता कुछ नहीं है ना। क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, हमको अगले व्यक्ति को महसूस कराना है कि भाई आपकी इस हरकत से मेरे मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए आपको रुकने की जरूरत है, ये सही नहीं है, ये न्याय नहीं है। ठीक है, और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि मैं देखती हूँ जो बहनें हैं हमारी उम्र की, बहुत सारी मैं ऐसी महिलाओं से मिली हूँ, और वो उनकी जवान बेटियां हैं, बेटियां भी वही सीख रही हैं, उनको भी आगे ससुराल में जाना है, वो कैसे डील करेंगे सिचुएशन अगर हम उनको करके नहीं दिखाएंगे, वो कैसे डील करेंगे ये सिचुएशन, उनके सामने भी तो आएगी ना ये सिचुएशन। हर व्यक्ति तो सही नहीं होगा ना ससुराल में, कोई ना कोई तो ऐसा मिल ही जाएगा, और जरूरी थोड़ी है ससुराल में। हाँ, लेकिन जब गुस्सा आता है तो हमको कंट्रोल करना है उस समय, गुस्सा बहुत आ जाए उस समय, इसलिए हमें कोई स्टेप नहीं लेना। ठीक है, वो समय थोड़ा जाने दीजिए, फिर शांत मन से आके अच्छी तरह से बात करिए, जरूरत पड़े तो उनके घर जाके बात करिए, पर अगले को लगना चाहिए कि मैंने जो कहा उसका कुछ बहुत बड़ा असर हुआ है, वो गलत चला गया। ठीक है, तो लोग भी सेंसिटिव होते हैं, अगर हम कदम उठाएंगे तो वो समझ जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर एक दूसरी परिस्थिति ये भी आती है कि बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, जब वो माँ के लिए सह नहीं पाते फिर वो कुछ गलत बोलने लगते हैं, है ना। तो हमें वो स्थिति नहीं आने देनी है ना। बच्चे के लिए तो वही अच्छा है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को प्यार करे, रिस्पेक्ट करे, दोनों के लिए यही अच्छा है, दोनों एक दूसरे को प्यार सम्मान करते रहे, वहां तक हमें सिचुएशन पहुंचने नहीं देना। थोड़ा सीरियस हो गया टॉपिक पर ये कुछ बहुत छोटी चीजें हैं पर गंभीर मुद्दे हैं। हाँ शीतल, कुछ कहना चाहते हो? लेकिन तकलीफ इस बात की है कि हम बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि लड़कियों को सहन करना चाहिए। हमारी माए हमें कहती है कि देखो हमने सहन किया है इसलिए सब अभी हमारी तारीफ करते हैं, और हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हमें लोगों की तारीफ सुनना अच्छा लगता है, इसलिए कुछ भी हो सहन करते रहो ताकि कभी ना कभी तो लोग आपकी तारीफ करेंगे।
ये एक मुद्दा है। देखिए, मैंने शादी के बाद जाके, बहुत साल के बाद जाके, शायद 12 साल के बाद जाके अपनी माँ से एक बहुत बड़ा झगड़ा किया। ये कहा कि आपने मुझे सबको खुश करने की ट्रेनिंग दी, सही जीवन जीने की ट्रेनिंग नहीं दी। दोनों अलग अलग चीजें। आपको मुझे ये सिखाना चाहिए था कि बेटा सही कैसे जीते हैं। आपने मुझे ये ट्रेनिंग दी कि सबको खुश करना, जो कि असंभव बात है। एक को दाएं जाने से खुशी होती है, एक को बाएं जाने से खुशी होती है। अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे? ये ट्रेनिंग ही गलत है ना? ट्रेनिंग क्या देनी है? हमको भी अपनी बेटियों को क्या सिखाना है? हमें उनको सही जीवन सिखाना है, सही कैसे जीना। खुश होता है कोई तो अच्छी बात है। हाँ, हमें खुद के लिए जीना सिखाया ही नहीं कभी। हमें बस दूसरों को खुश करना है, दूसरों को खुश करना है। अरे हम खुश नहीं होंगे तो हम दूसरे को कैसे खुश करेंगे? असंभव बात है, असंभव बात। दुखी आदमी दुखी बांटेगा। तो हम खुश हुए या नहीं हुए, हम सबको मैंने देखा खुश होने का अभिनय करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, जैसे कि सब बढ़िया चल रहा है, चाहे कितनी परेशानी में। जब रिश्तेदारों के सामने आते तो बस यही जताते हैं कि हम बढ़िया चल रहे, बढ़िया चल रहे। और मानसिकता पे क्या हालत हो रही है, सोच के देखिए जरा। अपने साथ क्या किया आपने? कितनी घुटन है ये। जब आप स्वयं के साथ न्याय नहीं कर पा रहे तो आप किसी दूसरे के साथ क्या न्याय करेंगे? एकदम असंभव प्रयास है, असंभव कार्यक्रम है। बेटियों को सबको खुश करने की शिक्षा नहीं देनी है, सही जीने की शिक्षा देनी है, सही जीवन जीना है। ठीक है, नहीं तो परेशान हो जाएंगे, है ना? बहुत सारी दुविधाएं आती हैं। हमने तो इस बात पे संघर्ष किया कि अंडा नहीं खाना है, बच्चे को अंडा नहीं खिलाना है। अब इसमें खुश करने जाऊं तो क्या होगा, आप सोचिए जरा। यज्ञ नहीं करना है, और मेरी बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री यज्ञ की यूट्यूब पर है। यज्ञ नहीं करना है। और इतने साल मैंने रिसर्च किया है यज्ञ के ऊपर। सब करना था और किसी का अपमान भी नहीं करना था। हमने किया। धीरे 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 लोगों को समझ में आया, टाइम लगा। गुरु नहीं होने चाहिए जीवन में। जिनके गुरु होते हैं वो चरित्रहीन होते हैं। और हम गुरु के नाम के बगैर ना खा सकते ना पी सकते। अब क्या करें? अब आप जाइए ना खुश करने, कैसे करोगे खुश? क्या करोगे आप? मैं तो ऐसी भी सिचुएशन देखा जहां गुरुदेव की तस्वीर अलमारी में रखते थे। आप नहीं खुश कर सकते सबको, सही जी सकते हो लेकिन, है ना? दिशा दीदी कुछ कह रही। जी दीदी, आज पूरा लेक्चर जो है ना वो सुबह मेरे साथ हुआ है। मतलब कि मेरी जो काम वाली है ना, आज दोपहर सुबह में आई थी, पर सुबह में मेरा 2-3 कॉल था तो उनसे बात नहीं हुई। फिर दोपहर में आके बोलती है दीदी आपसे बात करनी है। बोलो। तो बोली कि उनके हस्बैंड है ना, वो अभी 3 बच्चे, उसके बड़ा लड़के का शादी हो गया है, उनके भी 3 बच्चे हैं। फिर भी उनका हस्बैंड उनको मारता है, 8 घर का काम करती है बेचारी, तो थक भी जाती है। 42-43 ईयर्स का ही वो उसकी उम्र है। तो फिर वो बोली कि कल से मैंने नक्की किया, अपने बच्चों को भी बताया, मेरा लड़का बोला कि सही है तो ऐसा कर। और ये पूरे घर में कितने 5-6 लोग और 2 बच्चियां, बराबर 7 लोगों का, छोटी छोटी बच्चियों को मिला के 7 लोग बोले, तो 7 लोगों का रोज का 1 किलो का आटा चाहिए, दाल चावल, तो 300 रुपये होता है रोज के, बराबर है।
तो मैंने बोला सही है। तो बोले कि मेरे हस्बैंड ने पहले देते थे, फिर देना बंद कर दिया, दूध वगैरह, और छोटी बच्चियां है तो दूध भी मांगेगी, तो क्या करे, तो पैसे देना ही बंद कर दिया उसने। और फिर देने लगे तो 150-200 ऐसा ही देने लगे। क्यों, तो कि नहीं करना है। तो उसने बोला कि मैंने 2 दिन तक सोचा, उसके बाद मैंने कल डिसाइड करके उनको बोल दिया कि मैं आपका काम नहीं करूंगी, आपके कपड़े नहीं धोऊंगी, आपके लिए चाय खाना कुछ मैं बनाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं बाहर का काम करती हूँ, वहां से मुझे पैसे मिलते हैं। मैं आपका काम करती हूँ क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ, पर मुझे मेरा सम्मान नहीं मिल रहा है, बार बार मारते रहते हैं। तो मैं कहाँ जाऊं, मायके में कोई है नहीं दीदी, तो मैं कहाँ जाऊं। मैंने कल से ये डिसाइड करके आज नहीं बनाया खाना उनके लिए, मना कर दिया उसको। तो मैंने सही किया या गलत? फिर वो ही वही बोलती है कि मुझे करना ही है, मुझे पता है वो मेरे पति है, करना है, पर उसको रियलाइज होना चाहिए कि मेरा भी जरूरी कुछ वैल्यू है। अगर ये छोटी, मैंने उसको बताया कि बराबर है, 2-3 दिन तक उसको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे यहाँ कम पढ़े लिखे हैं या पढ़ाई है ही नहीं इसीलिए ऐसा है। अच्छे घरों में भी ऐसा है, हमारे पास काउंसलिंग आती है इस बारे में कि भाई घर में ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, पर बाहर नहीं आ रहा है। छोटे लोग होते हैं तो मार पिटाई होती है तो बाहर निकलती है ये सब बातें, पर बड़े घर में नहीं होता है। ये भी सही है कि आज समाज में ऐसा कुछ हो ही रहा है, लड़कियों के साथ भी हो रहा है, लेडीज के साथ भी हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि हम औरतों के साथ ही हो रहा है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि लड़कों के साथ भी ऐसा होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है। और हम मेरे पास तो सब लोग आते हैं, इसलिए मुझे पता है कि अगर लड़कियां जॉब करती है घर में तो वो अपने हस्बैंड को ऐसे दबा के रख के ऐसा बोलती है कि मैं कुछ क्यों करूं। अरे ऐसा नहीं है, दोनों की लाइफ है, दोनों साथ में मिलकर समझकर कार्य करें। दीदी ने जो आज बोला है वो मैंने पूरा पूरा आज पूरे दिन ये सोच रही थी, पूरी दोपहर में सोच रही थी, इसीलिए मैं बोला शेयर करूं ये कि ऐसा समाज में हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है। और आपने जो उपाय बताया मैं उनको कल बोलूंगी कि नहीं बराबर है आपका। मैंने उसको बोला ही है कि नहीं, उनको रियलाइज होना चाहिए कि आपके बिना उनकी जिंदगी कुछ चलने वाली है ही नहीं। ऐसा नहीं है, एक दूसरे को ये क्या गाड़ी के 2 पहिए है, दोनों को सेम ही होना चाहिए। घर के परिवार के लोगों को भी ऐसा और कभी कभार तो व्हाट्सएप पर मैसेज भी सुनता है ना, लड़की को मायके में से बोलते हैं पराई पराए घर जाना है, और ससुराल वाले उसे बोलते हैं कि पराए घर से आ रही है, तो हमारा तो कुछ वैल्यू ही नहीं है कहीं पे। पर ऐसा ये तो नहीं है। करेगी ना, हाँ क्रिएट करेगी। हाँ, और ऐसा भी नहीं है, मैं जहाँ आज खड़ी हूँ वहां पे मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर, तीनों का फुल सपोर्ट है, और मेरी ननंद भी, मेरी भाभी, मेरे भाई, सभी का फुल सपोर्ट है। ऐसा भी कुछ नहीं, कुछ भी होता है तो ऐसा बोले पहले अपना ध्यान रखो, आगे बाद में सोचना। फिर ऐसा सपोर्टिंग फैमिली है, पर कब, जब हम उन लोगों को भी समझे। दोनों साइड से है ना, एक साइड से तो कुछ है ही नहीं, दोनों साइड से है। ना तो तो आज हम मेरे जी जी बोलिए दीदी। हाँ, ना तो हम ये अपेक्षा रख सकते हैं कि कोई हमें खुश कर देगा, है ना, किसी पे हमारा अधिकार है, कोई हमें खुश कर देगा, और ना तो हम ये सोच सकते हैं कि हम किसी को खुश कर देंगे। पर सही चलना, जो करना उचित है, जितना करना उचित है, जितना समझना, सम्मान, स्नेह, वो हमें करना ही पड़ेगा, वो छोड़ के नहीं चल सकते, उसमें कमी नहीं हो सकती। जैसे निशा दीदी बोल रही है ना। जी निशा दीदी। निशा दीदी सुन रहे हो? जी दीदी सुन रही हूँ, बस मैंने हो गया मेरे। हाँ हाँ। वो अच्छा कुकर की सीटी बज रही थी ना, इसलिए वॉल्यूम बंद कर दिया। अच्छा ठीक है। तो दोनों ही चीजें ध्यान में रखनी है ना। कोई हमें खुश कर देगा, चांद सितारे तोड़ के ला के दे देगा,
ऐसे भी कुछ नहीं होने वाले, और हम किसी के लिए वो बन जाएंगे ये भी संभव नहीं। ठीक है, तो अपने अधिकार पे जीना पड़ेगा, अपने बलबूते पे जीना पड़ेगा। ठीक है, इसी का नाम है इंडिपेंडेंस, इसी का नाम है इंडिपेंडेंस। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट का लास्ट स्टेज नहीं है। सबसे पहले क्या है, बच्चा डिपेंडेंट है, तो उसको डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस पे लाते हैं। और जो निशा दीदी ने अभी बताया ना कि हम भी उनको समझते हैं और वो भी हमको समझते हैं, ये इसका अगला पड़ाव है जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। वो बहुत बड़ा टॉपिक है, वो है इंटरडिपेंडेंस। हम पेड़ पे आश्रित है, पेड़ हम पर आश्रित है। सारी सृष्टि की रचना इसी तरह से है। स्वतंत्र सत्ता किसी चीज की है ही नहीं। ठीक है, हम है ही एक दूसरे पे आश्रित है, पर वो हम किस तरह से आश्रित है वो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, वो जो कनेक्शन है एक दूसरे पे, इंटरडिपेंडेंस का, वो हमें समझना पड़ेगा। तो पहले, सबसे पहले क्या है स्टेज अभी बच्चे की, जब वो आया है तो वो हम पर डिपेंडेंट है। तो पहले 10 साल हम उसको क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस की ओर लेके जाते हैं कि भाई अपना ब्रश खुद करो, अपना भोजन खुद करो, अपने कपड़े खुद पहनो, सब अपना अपना खुद करो, वहां लेके जाते हैं। अब कहते हैं कि आप परिवार के लिए करो, परिवार आपके लिए करे, है ना। तो आप इंटरडिपेंडेंस पे लेके जाते हो उसके बाद। ठीक है, तो ये 3 हमारे स्टेज है, और ये तीनों साथ में भी चलते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली इंडिपेंडेंस पे काम करना है 10 साल और इंटरडिपेंडेंस पे नहीं करना है, ऐसा नहीं है। इंटरडिपेंडेंस पे भी कार्यक्रम चलता रहता है, लेकिन ये उसको फलीभूत होने में थोड़ा समय लगता है। अच्छा, मैं आप लोगों से समझना चाहती हूँ, अब आप लोगों को क्या समझ में, धारा बताओगे आप? जैस्मिन, मोनी, रिंकू, विभा, सुरभि, जलपा, कौन बताएगा, कौन समराइज करेगा? बताओ, थोड़ी थोड़ी चीजें बताओ जो आपको क्लियर हुई है। हाँ चांदनी बताओ। तो आज के सेशन से हमको ये मिला है कि पहले अपने आप का इंट्रोडक्शन करना है, वो उपयोगिता और पूरकता के हिसाब से, कि ये नहीं कि जो हम बाहर की दुनिया के लिए हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो तो एक अलग ही चीज है, पर ये उपयोगिता और पूरकता के हिसाब से एक अलग हमारा इंट्रोडक्शन है। वो पहले हमें समझना है, चाहे तो हम नोट में लिख के रख सकते हैं, उसको 4-5 बार देखें। जब हमको ऐसा लगेगा कि सिर्फ बाहर का इंट्रोडक्शन ही मैटर करता है, हमारा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है या हमारे कोई उपयोग नहीं है, जब बोलते हैं ना आपने किया ही क्या है, मतलब ऐसा मुझे तो कोई नहीं बोलता है, पर ये जनरली सब होता है कि लेडीज को सब यही पूछते हैं कि तूने किया क्या है ये। तो तब हमको अपनी उपयोगिता और ये जो हमारी पूरकता है वो ही अगर हमें पता होगी तो हम उसका आंसर दे सकते हैं कि हमने ये किया है। फिर चुनाव पे, हमारा जो चुनाव है वो हर एक चुनाव पे अगर हम चर्चा करेंगे तो उससे हमारा दिमाग जो है वो खुल जाएगा और उसकी सजगता, अवेयरनेस रहेगी चुनाव पे चर्चा करने से। फिर तीसरा है कि जो पूरे ब्रह्मांड का विचार करके जो करता है उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। तो हमको पूरे ब्रह्मांड का विचार करके कार्य करना चाहिए। फिर मन जो है, तो मन हर एक टाइम पे वस्तुएं और भाव है और उसके बारे में सोच के वो अनुभव करता है। और कभी क्या है कि 3 चीज है, एक वस्तु है, भाव है, और जीवन में अगर हमने कोई लक्ष्य बनाया है और यदि हम उसको प्राप्त कर लेते हैं तो उसका आनंद है। तो वो 3 चीजों का वो रिएक्शन देता है। अगर कोई चीज हमें नहीं पसंद है तो वो हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई चीज हमको पसंद है कि उससे हमें आनंद मिलता है तो हम वो उसको रिपीट करना चाहेंगे। फिर हमारी मन को, फिर हमारी वृत्ति भी एक इफेक्ट करती है कि हमारी वृत्ति कैसी है, हम उसके बारे में कैसे सोच रहे हैं। फिर आया है वो बात आई है प्लानिंग के बारे में कि हम हमारे दिमाग में प्लानिंग क्या कर रहे हैं,
वो प्लानिंग अगर हम हमारे लिए कर रहे हैं तो वो चीज हमें कभी दुख नहीं देगी, आनंद देगी। पर हम ये सोचेंगे कि आप मेरे साथ ये करो, और अगर जब आप ये नहीं करोगे मेरे साथ तो वो चीज मुझे ज्यादा दुख देगा, और वो चीज मेरे दिमाग में घूमती रहेगी 3-4 दिन। इन्होंने मेरे हेल्प की, मैंने बोला था फिर भी कि मैंने उनके बारे में ये सोचा था कि जैसे कि आप हो अरुणा दीदी ये कर लेगी, पर हम क्यों वो सोचे, हम यही सोचे कि हम क्या कर सकते हैं, उनको जो करना है वो करेंगे। टीम वर्क में भी हम सिर्फ उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या करना है वो हम नहीं कर सकते। और जब वो नहीं पूरा होता जो उनको करना है तब हम दुखी होते हैं। पर ये तो हमारा कोई लेन देन ही नहीं होता है, ये चीज से तो कोई मैटर ही नहीं करता है। उनको क्या करना है वो नहीं कर रहे तो हम क्यों दुखी हो रहे हैं, ये चीज है। फिर है कि हम अगर अब ये जवाबदारी कोई दूसरे को सौंपते हैं कि प्लानिंग की जवाबदारी जो उसने अपने लिए, हमने उसके लिए सोच के रखी है, ये जवाबदारी अगर हम ये लेंगे तो अवश्य हमको दुख देगी। लेकिन हम सबका एक अधिकार क्षेत्र होता है, तो अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, वो लिमिट को हमको क्रॉस नहीं करना चाहिए। उनको उनका सोचने का अधिकार है, हमको हमारा सोचने का अधिकार है, तो उसके हिसाब से करना चाहिए। फिर है कल्पना, हाँ, फिर जो इमेजिनेशन है वो कितनी वो सच्चाई पे आधारित है कि सच्चाई पे आधारित है। फिर दूसरा है कि उसके लिए दृष्टि और सबके प्रति हमारी कैसी दृष्टि है, वो भी एक चीज मैटर करती है। फिर आई बात स्त्री पुरुष समानता के ऊपर। हम सोचते हैं कि सब बोलते हैं कि पुरुष ज्यादा ये है, स्त्री ज्यादा ये है, लेकिन ये समानता जो है वो कार्य क्षमता को लेके हम एक दूसरे को समान कह सकते हैं, वरना तो स्त्री पुरुष सिर्फ अलग स्ट्रक्चर है इसीलिए अलग अलग है, या पहले ये मान्यता थी कि सबका बाहर का काम पुरुष ही कर सकते हैं, घर का काम स्त्री को करना है। ये ऐसा कुछ नहीं है, कार्य क्षमता के ऊपर ये समानता डिपेंड करती है। फिर वो जो है जाति भेदभाव का आया, तो बहुत सारी जगह पे, और आज कहीं कहीं तो हमने गाँवों में देखा है कि जो मतलब जो झाड़ू वाले हैं या नीची कौम के जो लोग होते हैं, वो अगर जब आते हैं हमारे घर पे चाहे पानी मांगने के लिए या कुछ और, तो हम उनको अलग बॉटल है, अलग बर्तन में देते हैं। तो ये चीज इतना हम लोग मॉडर्नाइजेशन का वो गा रहे हैं, फिर भी ये है। तो कहीं ना कहीं जो आपने बोला कि अभी भी मतलब बहुत खराब एक्सपीरियंस है, लेकिन वो ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। और ये सब जाति भेदभाव एंड स्त्री पुरुष भेदभाव ये कब चेंज, वो इसके लिए है कि हम एक दूसरे को दबा के रखना चाहते हैं। अगर जैसे पुरुष को बाहर जाना है आउट ऑफ कंट्री में, तब तो वो सब करेगा, वहां पे झाड़ू भी लगाएगा, इवन टॉयलेट साफ करने की जॉब होगी तो वो भी करेगा। लेकिन यही चीज अगर उसको अपने घर में करनी है तो भाई मैं तो पुरुष हूँ, मेल ईगो आ जाएगा, हम तो ग्लास भी नहीं रखते हैं। पर नहीं, जब वो बाहर करना तो कर सकते हैं। तो ये अगर हम चीज किसी को दबा के रखते हैं तभी ये सब इनडिफरेंसेस आते हैं। उसके लिए अनाचार जब बढ़ता है, मतलब अनाचार जब बढ़ता है तब बढ़ता है जब सदाचार चुप रहता है। कि अगर हम कुछ जो चीज हमारे साथ रिपीटेडली हो रही है और हमको पता है ये सही है, फिर भी हम सहन करते हैं कि ठीक है कल चेंज हो जाएगा। तो ये चीज 1-2 बार ठीक है, लेकिन फिर हमको उसको कन्फ्रंट करना चाहिए कि ये ऐसा नहीं होगा, हमको भी इससे फर्क पड़ता है, हमको भी बुरा लगता है। और उसको कन्फ्रंट करने का जब हम में है, आवेश में है, तब नहीं करना चाहिए। 2-3 दिन तक ठंडा सब हो जाए, फिर हम उसको प्यार से भी समझा सकते हैं कि ये चीज ऐसी थी और आपकी ये बात का मुझे ये बुरा लगा है, ये चीज हम कर सकते हैं। फिर किसी की कोई इष्ट है, कोई हमारा जो गुरु है या हम कोई देवी शक्ति है, उसको हम अपने जीवन में अपनी जो कुछ अच्छे अनुभव भी है वो भी शेयर कर सकते हैं। हर टाइम ऐसा नहीं होता है कि हमको कोई बुरी चीज शेयर करने के लिए ही भगवान की जरूरत पड़ती है। जनरली देखा जाता है कि जब कोई कुछ चाहिए ना, कुछ काम है या भगवान ये दे दो, ये दिला दो, वो दिला दो, एग्जाम में पास करवा दो, अच्छी शादी करवा दो, अच्छा बच्चा हो जाए, तभी भगवान याद आते हैं। हाँ, जब अच्छे से सब कुछ सही है, पार्टी वार्टी चल रही है, तब तो भगवान साइड पे ही रहते हैं कि नहीं अब तो अच्छी सिचुएशन है ना, अभी क्या काम है भगवान का, ऐसे। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें अच्छे अनुभव भी उनसे करने चाहिए कि आज ये अच्छा हुआ है,
ठीक है भगवान आज ये अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन हमको आप में श्रद्धा है, कल वो वापस अच्छा हो जाएगा। फिर मन को स्वस्थ जगह पे लेके जाना है, स्वच्छ अच्छे से सोचना है, तो मन की स्वच्छता रहेगी, स्वस्थ रहेगा। फिर कभी जो वही टॉपिक के कोई बार बार हमको बोल जाए तो उसको कन्फ्रंट करना है। सबको खुश रखने का ये सोचेंगे कि सबको खुश रखेंगे, ये हमको अपने बच्चे को सिखाएंगे, तो हम भी वही गलती कर रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स ने की थी कि बेटा आज हम लोग ने चुप रह के सहन किया ना, इसीलिए हमारी शादीशुदा जिंदगी यहाँ तक चली है। अगर हम भी उसी टाइम पे बोल देते तो हम भी कब के शुदा मतलब डिवोर्स लेके घर पे आ गए होते। लेकिन हर एक झगड़े का सॉल्यूशन डिवोर्स ही नहीं होता है, हम कभी प्यार से भी समझा के कन्फ्रंट भी ऐसे करो कि ना कुछ इशू हो और ना कुछ मतलब वो उसका हो अच्छे से। फिर ये सिखाना चाहिए कि जीते कैसे, ये नहीं सिखाना सबको खुश कैसे रखते हैं, क्योंकि सबकी खुश रहने की जो मतलब लिमिट सर्कल है, सबका हैप्पीनेस वाला सर्कल वो डिफरेंट है, और एक बंदा सब तक नहीं पहुंच सकता। इससे अच्छा है कि अच्छा जियो तो ऑटोमेटिक सब खुश हो जाएंगे, और अगर नहीं भी होंगे तो फिर वो उसके बाद देखा जाएगा। फिर अपने अधिकार और बलबूते पे जीना चाहिए, और बच्चों को पहले हमारे डिपेंडेंट होते हैं, फिर इंटरडिपेंडेंस कैसे है फिर वो बताना है। इसमें आपने कुछ 3 चीज बोली थी, लेकिन मैं 2 ही नोट कर पा रही हूँ, तीसरी कौन सी थी? नहीं, पहले डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस है, ओके है ना। आप ब्रश कराते हो बच्चे को, अभी सबसे पहले आप पॉटी ट्रेनिंग दोगे तो आप इंडिपेंडेंस पे लेके जा रहे हो, है ना। डिपेंडेंस पे से इंडिपेंडेंस पे लेके जा रहे हो। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज है इंटरडिपेंडेंस। ओके नेटवर्क इशू की वजह से वो बीच का रह गया था। ओके, थैंक यू। जय गुरु। सारी सृष्टि है ना परस्पर सहयोग पर है, आप मेरा सहयोग कर रहे हो, मैं आपका सहयोग कर रही हूँ, तो बच्चे को भी उसकी ट्रेनिंग भी साथ साथ में देना शुरू कर देंगे। लेकिन इंटरडिपेंडेंस दिखती है आफ्टर 14 इयर्स, थोड़ा ज्यादा दिखती है हमको, है ना। पहले इंडिपेंडेंस दिखेगी, फिर इंटरडिपेंडेंस दिखेगी। ओके, आपके सेशन में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से हम लोग सब कुछ सीख पा रहे हैं जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हो। और मैंने तो 2-3 लोगों को बोला भी था कि पेरेंटिंग का ये सेशन हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे से आपने कैप्चर करा है, वेरी गुड। भूमि भी आपके लिए ताली बजा रही है। कोई ऐड करना चाहता है? ग्रास्पिंग पावर बहुत ही बढ़िया था चांदनी तुम्हारा। बहुत ही बढ़िया। ये पूरा लिखा हुआ है ना, तो ग्रुप में शेयर कर देना बेटा। दीदी मैंने कल का इसलिए शेयर नहीं किया, फिर सब आपको लिंक के बारे में पूछते हैं ना, इसलिए फिर शेयर नहीं किया कल का। नहीं कोई बात नहीं, शेयर कर देंगे, कोई बात नहीं। लिंक तो हमने ग्रुप में रखा ही है, पर ये जो सेशन है ना पूरा, ये पूरा उनका लेवल उतना है जो लोग समझ सकते, सबके लिए है ही नहीं है। इसीलिए पहले दिन देखो, पहले दिन 35 लोग थे, कल मेरे गेस्ट थे तो मैं ज्वाइन नहीं हो पाई, पर 23 थे आए शायद, 23-25, और आज 18 लोग हैं। तो सबको पाचन होगा ये हम नहीं कह सकते इसका, है ना दीदी। और ना दीदी, मैं जहां तक समझी हूँ 5 ही लोग जुड़े, मतलब मैं ऐसा बोल रही हूँ कि कौरव 5 ही थे, और सॉरी पांडव और कौरव 100 थे, पर वही काफी है जो लोग पूरा समझ ले, है ना। सबको पाचन नहीं होगा ये। हमारे लिए तो देखिए एक व्यक्ति भी इंटरेस्टेड होगा ना, तो हम उसके लिए 5 दिन बैठ जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। मैं वही बोल रही थी। अभी मैं भावनगर गई थी 2 दिन, तो वहां पे डॉक्टर से मिली, वहां पे कार्यक्रम 2 बड़े हॉस्पिटल, जैसे हमारे देवपुष्प हॉस्पिटल है नीरज भाई का, वैसे ही IVF स्पेशलिस्ट और दूसरे भी ऐसे ही है। तो 2 जगह पे मैं दिवाली के बाद बड़े ये गर्भ संस्कार के सेशन रखने वाली हूँ, वहां पे गई तो मिल के आई उसको। तो वहां पे उसने बोला कि आप कितने लोगों में काम करोगे, कितनी संख्या होनी चाहिए। मुझे हॉल रखने में, ऐसी हॉल रखने में थोड़ा मैं सोचूं। डॉक्टर ऐसा बोल रहे, डॉक्टर सोमानी, वो बहुत बढ़िया नाम है उनका सौराष्ट्र में। तो मैंने बोला कि सर हम 1 में भी काम करते, 5 में भी करते, 500 में भी करते और 1000 में भी करते, ऐसा कुछ नहीं है, पर लोग कितने समझ पा लेंगे वही महत्व है उनका।
दो ही समझे पर बढ़िया समझे और उनको पूरा फॉलो करे, बस हमारा यही रहता है। और मैं दीदी आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, मैं थोड़ा बाहर निकलना होगा थोड़ा चीज लेने के लिए, और मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया तो मैं बिल्कुल निकलूंगी। हाँ ठीक जी, है, बिल्कुल नमस्ते आप नमस्ते, 5 जय गुरुदेव, मिनट में सॉरी। कंक्लूड हाँ करें, सॉरी ठीक है, सॉरी। हाँ जय ठीक है, गुरुदेव। जय गुरुदेव। अनु चौहान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? का हैंड रेस्ड है। किशन सनाडी, आपका नाम क्या है? ये किशन आपका ही नाम है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम विधि है। क्या नाम है? विधि। विधि, अच्छा। यस। विधि, आप भी नोट्स ले रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, जो चांदनी जी ने जो बताया वो सब मैंने लिखा है, इसलिए कल भी अच्छा। मैं कुछ नहीं बोली थी क्योंकि सब रिपीट होने वाला था इसलिए। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अनु दीदी कुछ कहना मेरा एक चाह रहे सवाल है। हैं? हाँ मिताली, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सवाल बहुत पूछती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल पूछिए, ये सवाल नहीं होंगे तो मजा ही नहीं आएगा, पूछिए पूछिए। दीदी ये चांदनी जी ने जो बताया सब मैंने भी नोट किया है, बट मैं एक में स्टक हो गई जब ये बात आई कि हम जो भी जवाबदारी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, या टीम वर्क करते हैं या किसी के ऊपर ध्यान देते हैं कि अगर मैंने ये बात सीखी है, ये कुछ अच्छा है, मैंने ये सीखा है, तो मेरे परिवार वाले या मेरी बेटी या हस्बैंड कोई भी उसको इम्प्लीमेंट करे। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है which will be not fulfilled sometimes। तो दुख होता है, जो नहीं करना है वो how we will do that। इसमें देखिए दो चीजें हैं, है ना? आप क्यों करना चाहते हैं ये? ताकि आपको खुशी मिली है तो आप चाहते हैं सब खुश हो जाए। हाँ हम ये क्यों शेयर कर रहे हैं? क्योंकि मुझे जीवन में किसी चीज से बहुत खुशी मिली है, तो मुझे लगता है मैं किसी बहन का मायूस चेहरा ना देखूं, सब खुश हो जाए, है ना? तो यही अंदर जो वात्सल्य कहते हैं इसको, आप जो ये करना चाह रहे हो वो वात्सल्य की वजह से करना चाह रहे हो, तो आप खुशी के लिए करना चाह रहे हो, है ना? और अगर ये किसी के लिए पेनफुल हो जाए, आप इम्पोज करो किसी के ऊपर, तो उसके लिए पेनफुल हो गया ना, क्योंकि उसकी स्वीकृति नहीं है। तो इम्पोज मत करिए, शेयर करिए, इम्पोज कुछ मत करिए, क्योंकि अगर अगले व्यक्ति की स्वीकृति नहीं है किसी चीज के, तो आप उससे जबरदस्ती कुछ कराओगे, वो उसके लिए पेनफुल हो जाए और उसके जीवन में हस्तक्षेप हो जाएगा, वो करना नहीं चाह रहा। देखिए आप भी आई थॉट कि थोड़ा इजी हो जाएगा साथ में वो होता है तो बेस्ट ये होता है कि आप करो, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो, आपकी खुशी देख के अगले को क्वेश्चन आएगा, ये इतना खुश मस्त कैसे रहती है, मुझे भी इतना ही खुश रहना है ना? फिर वो आपको कॉपी करना चाहेंगे, तो काम बन जाएगा। और इम्पोज करने जाओगे तो बिल्कुल उल्टा पड़ेगा, इसलिए कुछ भी इम्पोज नहीं करना। देखो आपने कहीं सुन लिया कि मिलेट खाना बहुत अच्छा है, सुन के आ गए, आप पूरा सेशन अटेंड करके आ गए, अभी घर में किसी को मिलेट नहीं खाना है और आप रोज मिलेट बना के परोस दो, तो क्या होगा? क्लेश होगा ना। जिस दिन वो भी समझ जाएंगे कि मिलेट खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उनकी स्वीकृति बन जाएगी। जब तक वो नहीं समझ रहे तब तक इम्पोज मत करें। तो ये सब चीज के लिए होगा, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए। बच्चे के लिए भी यही होगा। कुछ भी इम्पोज नहीं करेंगे, इम्पोज करने जाएंगे ना तो बहुत, उसकी जो कर्म स्वतंत्रता है उसके साथ आप खेल रहे हो ना, तो वो सही नहीं है, गलत है। उसको फ्रीडम ऑफ चॉइस है, तो जितना आपको अधिकार है आपके कर्म स्वतंत्रता का, अगले को भी अधिकार है। आप कुछ क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके मन में स्वीकृति हुई कि ऐसा करना चाहिए, तो आप कर रहे हो। अगला भी तब करेगा जब उसकी स्वीकृति बनेगी, जब तक उसकी स्वीकृति नहीं बनेगी आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, गलत है। एकदम रुक जाइए, वेट एकदम नहीं करना करना, नहीं करिए। मैं कह रही हूँ ना, मैंने यज्ञ नहीं करने से आज सब बैठ के यज्ञ करने तक की यात्रा की है।
आज हमारे यहाँ सब बैठ के एक करते हैं, और मैं ना करूँ तो सबको लगता है कि आज कुछ मिसिंग है, इनको करना ही चाहिए, है ना। तो वो जो विरोध होता है ना, उसको धीरे धीरे प्यार स्नेह धीरे धीरे से ओवरकम करना पड़ता है। जोर जबरदस्ती करने से रिटेलिएशन होता है। बच्चों के साथ भी यही गलती होती है। आप जबरदस्ती मंदिर ले जाओगे ना, वो जीवन भर नहीं जाना चाहे। कभी भी जोर जबरदस्ती मत करिए, कभी मत करिए, ठीक है। चांदनी कुछ कह रहे हो आप? ये उन्होंने जो पूछा दीदी, हम्म। उसका आंसर यही था ना कि हमको किसी और के लिए प्लानिंग नहीं करनी है, वो खुद अपनी प्लानिंग करके फिर करेंगे। हाँ हाँ हाँ, वही वही है ना, क्योंकि नियम क्या है, नियम है कर्म स्वतंत्रता का। इसलिए ये जो है ना, जैसे कश्मीर में धारा 370 लागू है, आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगले पे धारा 370 लागू है। कौन सी धारा? फ्रीडम ऑफ चॉइस की धारा लागू है। हर समय इसको ध्यान रखिए, एकदम भूलिए नहीं, ठीक है। सब पे लागू है ये, है ना। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कोई जोर जबरदस्ती आपसे कुछ करवाए, तो आप भी किसी पे नहीं करिए। फिर क्या होता है ना, आप, मैं एक छोटा सा मिलेट का एग्जांपल ले रही हूँ। सूप ले लीजिए, कोई काढ़ा बना दिया आपने, आप जबरदस्ती करोगे ना, वो व्यक्ति जीवन भर उसको नहीं अपनाएगा, है ना। तो जबरदस्ती मत करिए, इम्पोज मत करिए कुछ भी, ठीक है। शेयर करिए, इम्पोज मत करिए। अनु चौहान, आपका हैंड रेज्ड है पर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनु, आप तक आवाज आ रही है? और कोई शेयर करेगा? पायल जैन, ज्योत्सना, हर्षदीप। हाँ हर्षदीप, बताइए, आप शेयर करेंगे? जय गुरुदेव मैम। जय गुरुदेव। वीणा नाम है मेरा, वीणा बा। वीणा, अच्छा। हर्षदीप मेरा बेटा है, 8 साल का। अच्छा 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 अच्छा। मैम आपने जो ये बताया कि किसी दीदी को, बोल दीजिए प्लीज, हाँ, दीदी बोल दीदी दीजिए। दीदी आपने जो बताया अभी कि कोई, हम क्षत्रिय है तो हमारे में तो वो ज्यादा होता है कि सब सुनना चाहते हैं। हमारे में तो बहुत चलता है ऐसा सुनाना और सुनना। तो मैं, आपने जो कहा उसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं भी कभी कभी किसी की सुनती नहीं, सबको जवाब आसानी से या ऐसे किसी को हर्ट नहीं करके, लेकिन ऐसे दे देती हूँ कि ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा मत करो, ऐसा है। तो मुझे आज बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने ये कहा कि ये ठीक है, मैं कर रही हूँ, ठीक है अभी। हाँ ठीक है, पर वही ध्यान रखना है कि किसी के सम्मान को ठेस न पहुंचे, बस नहीं वो नहीं, हर किसी को समय। hurt नहीं। हाँ, वहां एकदम उस चीज को मजबूती से पकड़ के रखें, क्योंकि उससे क्या होता है, अगर आप उसको अलाउ कर देंगे ना, तो हमारी दिशा बदल जाती है जीवन की। एक हमको पता भी नहीं चलता कि हम दूसरी लाइन पकड़ लेते हैं, है ना। तो वो सम्मान को पकड़ के रखिए कि किसी की सम्मान को, मान को, हर्ट ना किसी हो। के मन को आहत नहीं करना, है ना। उसको किए बगैर हमें सब कुछ करना है। और मेरा 8 साल का बेटा है, बहुत जिद्दी है दीदी, बहुत ही जिद्दी है। कुछ अपने आप करता ही नहीं है और किसी की सुनता भी नहीं है। देखो, एक आपको रास्ता बता देती हूँ झट से। 6 जी 4 हो रहे, 5 मिनट सब रुकोगे तो सबके काम आएगा ये। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है ना, और वो किसी की नहीं सुन रहा, पहली चीज, सबसे पहला, आपको मुझे कुछ देना है तो मेरे और आपके बीच में क्या होना पड़ेगा? ब्रिज होना पड़ेगा, तो ही आदान प्रदान हो सकता है ना। तो ब्रिज क्या बनाएंगे आप? सबसे पहला काम, दोस्ती कीजिए उसके साथ। 1% एक सेंटेंस भी ज्ञान लेक्चर उसको मत दीजिए, जो भी गलतियां कर रहा है करने दीजिए। पेशेंटली दोस्ती करिए, केवल दोस्ती। उसको आपके साथ बहुत अच्छा लगना चाहिए। वो कार्टून देखता है तो आप कार्टून देखिए, वो क्रिकेट खेलता है तो आप वहीं जाके बैठिए, ठीक है। केवल दोस्ती करनी है आपको, ब्रिज बनाना है ना, ताकि उसको ये समझ में आ जाए कि माँ मेरी ओपोनेंट नहीं है, मेरी टीम में है।
पहले उसकी टीम में चले जाइए आप, है ना, ब्रिज बन जाए दोनों के बीच में। और आपको लेक्चर तो देना नहीं है, बिल्कुल नहीं देना, कोई ज्ञान नहीं देना, आपको अपनी जिद नहीं मनवानी है। वो जिद्दी है और आप भी जिद्दी हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको कोई बात नहीं मनवानी उससे, ठीक है, केवल प्यार दीजिए, उसके साथ दोस्ती करिए। दूसरा, आप सुबह उठ के, जब वो सो रहा है और सुबह उठ के जब वो सोने जाए रात को, तो है ना, साइकोलॉजी थोड़ी सी हमारी जो बहुत टाइट होता है ना, मानसिकता, वो थोड़ी लूज पड़ती है सोते समय। तो उसके सर पे हाथ रख के, आप मुंह से मत बोलिए, सर पे हाथ रख के वो जब सोता है आप गायत्री मंत्र करिए, और जो आपको उससे व्यवहार की अपेक्षा है वो सब आप मन ही मन उसको बोलिए, वो सब रिसीव करेगा। समझ रहे हो? अब जब आप आधी नींद में होता है, बच्चा भी सोया नहीं है तो, ठीक है, वो उसको फीड करने का, उसके माइंड का रेजिस्टेंस कम होता है उससे, वो विरोध नहीं करेगा उस समय, ठीक है। तो आप मन ही मन बोलिए, वो उस तक पहुंच जाएगा कि बेटा आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको नहीं करने वाला भाषा तो हमें कभी बोलना ही नहीं है, क्या करना है वो भाषा आपको बोलना, क्या आपको इस तरह से करना है ना। आप इस तरह से करोगे तो आपका जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। रोज करिए, ठीक है। रात को, सुबह थोड़ा जल्दी उठिए और ध्यान का अभ्यास बनाइए। ध्यान नहीं लगता है तो ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम करिए। आप कल्पना करिए कि बच्चा आपकी गोद में बैठा है और ईश्वर की सफेद लाइट, गोल्डन लाइट आपके ऊपर पड़ रही है, और वो बच्चे भी पड़ रही है, और उसमें सारे सद्गुण, सूर्योदय के समय जो सूर्य से रोशनी आ रही है, गोल्डन रोशनी, वो उस पे पड़ रही है, आप पे पड़ रही है, और सारे सद्गुण वो सो कर आए। देखिए, आप दोनों के बीच में जितना स्नेह प्यार ब्रिज होगा, उतना ज्यादा वो आपसे रिसीव करेगा, ठीक है। स्थूल रूप में कुछ मत करिए, केवल दोस्ती प्यार मोहब्बत बस, और सूक्ष्म में काम करिए। सूक्ष्म स्थूल से ज्यादा पावर होता है। मैं बड़ौदा में बैठे बैठे जो लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं वहां पे, अपने जीवन के लिए आहत है, आज वॉर का तो आपने न्यूज देखा ही है, उनके महामृत्युंजय मंत्र की प्रार्थना मैं यहाँ से करूंगी और उन तक पहुंच जाएगा, है ना। सूक्ष्म ज्यादा पावरफुल होता है स्थूल से, है ना। तो आपको सूक्ष्म का काम कर, स्थूल नहीं वर्क कर रहा है, छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए, सूक्ष्म की तरफ से इनडायरेक्टली काम करिए, पहुंचेगा। लेकिन तब पहुंचेगा जब आप दोनों में पक्की यारी दोस्ती होगी। अगर उसके मन में आपके लिए विरोध आ गया तो वो माँ और बच्चे के बीच में एक नाल होती है जो हमेशा जुड़ी रहती है ना। तो बच्चा फिर भी माँ से रिसीव करता है, लेकिन कम हो जाती है, रिसेप्टिबिलिटी कम हो जाती है, और स्नेह बना रहता है तो रिसेप्टिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। और ये स्नेह बना रहेगा ना, तो कल को बच्चा कॉलेज गया, हॉस्टल गया, कहीं भी गया, वो आपसे रिसीव करता रहेगा, आप घर बैठे उस तक पहुंचाते रहो, ठीक है। और अगर विरोध आ गया दोनों के बीच में, मन मुटाव आ गया, तो फिर उस तक कुछ भी पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो रिलेशन नहीं बिगड़ने देना बिल्कुल किसी हालत में, ठीक है। जिद करता करने दो, ठीक है, कोई नुकसान नहीं हो रहा, ज्यादा नुकसान तब होगा जब रिलेशन बिगड़ जाए, वो नहीं होने देना बिल्कुल किसी हालत में, ठीक है। उसकी टीम में चले जाओ, उसके थैंक यू दीदी, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। बहुत पढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं है, पढ़ाई का तो बोलना पड़ेगा तो वो भी नहीं करता है। कोई बात नहीं, जो कुछ नहीं कर रहा उसको अपने हिसाब से करने दीजिए, आप स्वीकार लीजिए वो जैसा है वैसा ही, खूब प्यार दीजिए उसको, खूब प्यार, मतलब इतना जितनी आपकी क्षमता से ज्यादा है। और ये सेंटेंस आज आपने मेरे साथ शेयर किया, इसको दोबारा नहीं बोलेगा कि वो जिद्दी है, जी ठीक है। तो हम पीछे भी कुछ बोलते हैं ना, वो भी अगले तक पहुंचता है ना। तो ये एकदम मत सोचिए, वो भी तो बच्चा है अभी, 8 साल की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। आप उसको अच्छी एनर्जी दीजिए, है ना, और खूब प्यार दीजिए, ब्रिज बनाइए, और उसको ऊर्जा दीजिए, ऊर्जा दीजिए, ऊर्जा दीजिए। जो ईश्वर की कृपा कर सकती है ना, वो हम और आप नहीं कर सकते, वो हमारे लेक्चर से नहीं होगा,
ठीक है, उनको करने दीजिए, उनकी संतान है, वो संभालेंगे। बोलिए भगवान संभालो इसको, है ना, आपकी संतान है, आपने तो हमें देख रेख के लिए दिया है, पर बच्चा तो आप ही का है, आप संभालो। संभालेंगे, क्यों नहीं संभालेंगे। मोना कुछ कहना चाहते हो? जय गुरुदेव दीदी। मुझे ये क्वेश्चन करना था कि जैसे अगर किसी ने कुछ हमें सुनाया है या कुछ है, वो हमारे माइंड से निकलता नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कल हमने बात की थी मोना, वो ये है कि क्लियरेंस का एक प्रोसीजर होता है ना। क्लियरेंस का प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको करना है। और उसमें क्या करना है, लिख लिख के आप उसको जला के वेस्ट कर दीजिए, फ्लश कर दीजिए या वेस्ट कर दीजिए, है ना, उसको फाड़ के फेंक दीजिए। उसको घर पे नहीं रखना आपको, पर उसको लिख लीजिए। और जब आप लिखते हैं ना, तो बहुत बारीकी से लिखना पड़ता है, जैसे कि आप वो पूरा प्रकरण दोबारा जी रहे हो। तो क्या होगा, बहुत दुखदाई होगा, बहुत रोओगे आप, रो लो अच्छी तरह से, है ना, फिर दोबारा लिखो। दोबारा लिखोगे तो आंसू कम आएंगे, अभी कम पेनफुल होगा, ठीक है। फिर से लिखो तीसरी बार, और पूरी डिटेलिंग। लिखते समय ना बहुत हैंडराइटिंग बन रही है कि नहीं, शब्द बन रहे हैं कि नहीं, बस आपका विचार निकलना चाहिए, बस इस फास्ट लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। और जब हम संकल्प करते हैं ना ईश्वर के सामने, आप भगवान को दे दीजिए, है ना। गीता में भगवान कृष्ण ने खुद कहा है कि मुझे दे दो, जो है आप उनको दे दीजिए कि भगवान ये संभालो, ये मुझे नहीं चाहिए। जब आपने निर्णय कर लिया ना कि ये मेरी डिफिकल्ट यादें हैं, ये मुझे नहीं चाहिए, सबसे पहले ये आपको निर्णय करना, संकल्प करना है कि ये मुझे नहीं चाहिए। फिर बाकी प्रक्रियाएं तो बहुत सारी है, ठीक है। आप लिख के निकाल दो, भगवान के सामने छोड़ दो, किसी मंदिर में जाके एक नारियल रख दो, है ना, लाल कपड़े में एक नारियल रख दो, और प्रार्थना करो कि भगवान मुझे बस मुक्ति दो ये सारे विचारों से, मुझे ये नहीं चाहिए, छूट जाए। थैंक यू। है ना, ईश्वर की कृपा है ना, बहुत कुछ कर सकती है, बहुत ज्यादा कुछ कर सकती है। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, तो आज की बात यही पूरी करें। हम कल है ना भाव पे चर्चा करेंगे। कल का और परसों का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मिस नहीं करना, ठीक है। आप लोग तो पूरा कर लोगे ना कोर्स, तो ही आपको पिक्चर क्लियर होगी। अभी बहुत आधी अधूरी है। तो क्या होता है, अधूरा ज्ञान है ना, बहुत खतरनाक होता है। जैसे आपने अगर डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस सुना और इंटरडिपेंडेंस नहीं सुना, तो आपको लगेगा कि मेरा ही खुश होना दुनिया में जरूरी है बस। तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, और सब कहेंगे दीदी आपने ये क्या सिखा दिया हमारी बेटियों को, है ना। तो सारा कोर्स अटेंड करना, ताकि बात पूरी तरह से आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो आज की बात पूरी करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सभी को प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम। जय गुरुदेव। प्रणाम दीदी। जय गुरुदेव। प्रणाम दीदी। प्रणाम। जय गुरुदेव।